वीडियो डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये वीडियो 18 जोड़ सामग्री से युक्त हो सकता है, जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। आखिरकार अपने एआई को ट्रेन करने का लंबा और मुश्किल काम पूरा हो गया। अब अर्नव उसे टेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने कंप्यूटर पर एक वर्चुअल मशीन शुरू की और एआई को रन किया। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? अर्नव ने पूछा। हाँ सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक सामान्य आवाज में जवाब आया और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक प्यारा सा कार्टून जैसा अवतार उभरा, जिससे बाकी स्क्रीन काली हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? फिलहाल मेरा कोई नाम नहीं है। क्या आप बेहतर बातचीत के लिए मुझे एक नाम देना चाहेंगे? उस अवतार ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें एवा कहूंगा। अर्नव के दिमाग में यही नाम सबसे पहले आया। धन्यवाद सर, एवा ने जवाब दिया और उसकी आवाज बदलकर एक लड़की जैसी हो गई। तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई? मेरे डेटा के अनुसार एवा आमतौर पर एक महिला का नाम होता है, इसीलिए ये बदलाव हुआ है सर। क्या आप चाहेंगे कि मैं आवाज बदल दूं? नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। अर्नव को उसकी सहज सोच पसंद आई। धन्यवाद सर। क्या तुम अपने लिए सोच सकती हो? उसने बस ये देखने के लिए पूछा कि वो क्या जवाब देगी। नहीं सर, मैं सिर्फ अपने पास मौजूद डेटा का उपयोग करके जवाब दे सकती हूँ। लेकिन चूंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं लाखों विकल्पों में से चुन सकती हूँ कि क्या जवाब देना है, जिससे आजाद इच्छा शक्ति का भ्रम पैदा होता है। बहुत अच्छे, तुम्हारा अभी का साइज क्या है? ट्रेनिंग डेटा को मिलाकर मेरा साइज 10 पेटाबाइट है, लेकिन एक पूरी तरह से ट्रेन हो चुके वर्चुअल असिस्टेंट का साइज सिर्फ 54 मेगाबाइट होता है। ट्रेन किए गए वर्जन से ट्रेनिंग डेटा क्यों हटा दिया जाता है? अर्नव ने पूछा, हालांकि वो इसका कारण जानता था। वो ये देखना चाहता था कि एवा अपने डेटा से कितनी गहराई तक समझ सकती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा सीखते समय इस्तेमाल की गई यादों को भूल जाता है, वैसा ही मेरे साथ भी होता है। ठीक है, पावर ऑफ कर दो। वर्चुअल असिस्टेंट के बंद होते ही अर्नव ने वर्चुअल मशीन को बंद कर दिया और अपनी सामान्य विंडोज स्क्रीन पर लौट आया। हालांकि वो जानता था कि कुछ भी गलत नहीं होगा, फिर भी सावधानी बरतना जरूरी था। इसीलिए उसने एआई को टेस्ट करने के लिए वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल किया था। चूंकि एआई उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा था, उसने ट्रेन वर्चुअल असिस्टेंट का डेटा एक्सपोर्ट किया, जिसका साइज सिर्फ 54 मेगाबाइट था। फिर उसने उस वर्चुअल असिस्टेंट को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जोड़ दिया। इसके बाद अर्नव ने वर्चुअल असिस्टेंट की क्षमताओं को सीमित कर दिया कि वो क्या कह सकती है और क्या नहीं, जैसे कि उसे कैसे ट्रेन किया गया या उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी नज़र में कोई भी गोपनीय जानकारी गलती से भी जनता के सामने न आए, क्योंकि अगर जनता को एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अस्तित्व के बारे में पता चल गया तो ये उसके लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है और दबाव के कारण कंपनी को इसे सार्वजनिक करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये सब पूरा होने के बाद JIA-OS का कुल साइज 236 मेगाबाइट हो गया। इसकी क्षमताओं को देखते हुए ये बहुत छोटा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्नव ने प्रोमेथियस जोड़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, जिसने उसे बहुत सारे फंक्शंस को एक छोटे साइज में डालने में मदद की। इसका साइज छोटा होने की वजह से लोग इसे आजमाने के लिए आकर्षित हो सकते थे, लेकिन अगर इसका साइज 1 GB से ज्यादा होता तो बहुत कम लोग इसे डाउनलोड करने के बारे में सोचते भी। उसने तुरंत अपने एप्पल डेवलपर और गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट में लॉग इन किया। ये अकाउंट सारा ने कंपनी के नाम पर उसके लिए बनवाया था। इसका मतलब था कि वो कंपनी के नाम पर अपने ऐप्स पब्लिश कर सकता था, लेकिन उसे कम से कम उन्हें यह बताना जरूरी था कि उसने ऐसा किया है। फिर उसने OS को ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर टीम द्वारा रिव्यू के लिए सबमिट कर दिया। आमतौर पर ऐप स्टोर्स में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन उसने इसमें कुछ बदलाव किए ताकि ये एक असिस्टेंट ऐप जैसा दिखे। इससे उसे रिव्यू प्रोसेस पास करने में मदद मिलेगी और ये उसके प्रतिस्पर्धियों के ऐप स्टोर पर पब्लिश हो जाएगा। इस तरह वो अपने भविष्य के प्रतिस्पर्धियों से ही अपना OS बिकवा सकता था। रिव्यू प्रक्रिया में आमतौर पर ऐप की क्वालिटी, सुरक्षा और प्लेटफॉर्म के दिशा निर्देशों का पालन करने की जांच शामिल होती है। इसमें कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म और ऐप की जटिलता पर निर्भर करता है। लगभग एक हफ्ता पहले गाया टेक्नोलॉजीज का ऑफिस सारा बगजैपर टीम के हेड के साथ मीटिंग कर रही थी। बगजैपर को लेकर बाजार की क्या प्रतिक्रिया है? उसने पूछा। प्रतिक्रिया हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर है, लेकिन चूंकि हमने अमेज़न से पहले ही बड़ी संख्या में सर्वर किराए पर ले लिए थे, हम ट्रैफिक को संभालने में कामयाब रहे। हमने कितने प्रतिशत यूजर्स को प्रीमियम वर्जन में बदल दिया है? ये प्रतिशत लगभग 45% है और ये लगातार बढ़ रहा है, टीम लीडर ने जवाब दिया। इतना ज्यादा? सारा ने हैरानी से पूछा। उसे इतनी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं थी।
हाँ, चूंकि फीडबैक बहुत पॉजिटिव था, इसलिए सिक्योरिटी इंडस्ट्री के कई लोगों ने इसे आजमाया और जब उन्होंने इसे इस्तेमाल किया और ये उन्हें पसंद आया तो उन्होंने ज्यादा फंक्शंस के लिए प्रीमियम में अपग्रेड कर लिया। इस महीने के अंत तक हमारी अनुमानित कमाई कितनी है? फिलहाल चूंकि हमारे पास प्रीमियम यूजर्स की बाढ़ आ गई है, हमें सटीक गणना करने के लिए इसके शांत होने का इंतजार करना होगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये रिलीज से पहले हमारे अनुमान से 3 गुना या उससे भी ज्यादा होगा। हमने जितनी भी मार्केटिंग की उसमें सबसे असरदार कौन सी रही? पिछले कुछ दिनों के नतीजों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा गठबंधन की घोषणा थी, लेकिन दूसरी सबसे अच्छी मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स के जरिए हुई। इन्फ्लुएंसर्स? वो इस बात से काफी हैरान थी। उसे उम्मीद थी कि टेलीविजन मार्केटिंग सबसे प्रभावी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गलत थी। टीम लीडर ने उसे समझाया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इन्फ्लुएंसर्स का अपने दर्शकों या पाठकों पर गहरा प्रभाव होता है, लेकिन कई कंपनियां उन्हें कम आंकती हैं और मार्केटिंग के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करती। जैसा कि आप जानती हैं, जब आप किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसके आदी हो जाते हैं, और चूंकि इस समय टेक इंडस्ट्री में लगभग किसी ने भी मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उनकी मार्केटिंग पावर ने यूजर्स से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा की। ठीक है, इस महीने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को दिए जाने वाले मार्केटिंग बजट को बढ़ा दो, उसने आदेश दिया। ठीक है, टीम लीडर ने जवाब दिया और अपना काम जारी रखने के लिए ऑफिस से चला गया। सारा अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। जब से उसने कंपनी में काम करना शुरू किया था, वो लगातार मिल रही सफलता से बहुत खुश थी। हालांकि वो इस बारे में खुश थी, लेकिन वो इस बात से भी घबरा रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और वो उसे संभाल ना पाए। इसीलिए वो कंपनी की टीमों के साथ बैठकें कर रही थी, ताकि ये पता चल सके कि क्या हो रहा है और किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रह सके। चलो अर्नव को बताती हूँ, उसने कहा और अपना फोन उठाकर अर्नव को खुशखबरी देने के लिए कॉल किया। आज का दिन, बगज़ैपर की रिलीज के 1 हफ्ते बाद भी सारा का मूड शानदार था। कई कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए प्रोग्राम का सबसे ऊंचा टियर खरीदने के लिए उनसे संपर्क किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रोग्राम से हर महीने बहुत ज्यादा कमाई की उम्मीद थी। चूंकि सबसे ऊंचा टियर कस्टमाइज किया जाता था, उस टियर के हर सब्सक्राइबर को कंपनी द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों के आधार पर एक अलग कीमत चुकानी होगी, लेकिन न्यूनतम अनुमानित भुगतान 40 लाख रुपए प्रति माह था। ये उनके सिस्टम अपग्रेड के महीने में 4 करोड़ रुपए प्रति माह तक भी जा सकता था, क्योंकि उस दौरान प्रोग्राम का भारी उपयोग होता। वे फिर भी इसके लिए सहमत थे, क्योंकि हालांकि ये महंगा था, फिर भी ये सिक्योरिटी कंपनियों को भुगतान करने या नुकसान के लिए मुआवजा देने से मीलों बेहतर था। इससे उनके सुरक्षा उपायों पर खर्च होने वाला पैसा भी कम हो गया, क्योंकि प्रोग्राम उनके लिए सब कुछ करता था। जैसे ही वो कुछ दस्तावेज पढ़ रही थी, एक कॉल ने उसे रोका। जब उसने देखा कि कॉलर कौन है और पाया कि ये अर्नव है, तो उसने तुरंत जवाब दिया, हेलो हेलो, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, लगातार अच्छी खबरें जो आ रही हैं। क्या नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं? उसने पूछा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि 1 हफ्ते बाद सब कुछ शांत हो गया होगा। हाँ, और उम्मीद है कि ये महीने के अंत तक जारी रहेगा, उसने गर्व महसूस करते हुए कहा। बधाई हो, अर्नव ने ऐसे कहा जैसे ये उसकी कंपनी ही न हो। तो तुमने किस लिए फोन किया था? सारा ने अर्नव से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि वो पहले ही भूल गया होगा कि उसने क्यों फोन किया है। ओ, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। तुम कब फ्री हो? मैं उसका डेमो देना चाहता हूं, उसने एक ही सांस में कह दिया। इतनी जल्दी? तुम्हें सर्वर का कंट्रोल लिए हुए सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, उसने अपनी हैरानी व्यक्त की। हाँ, मैं बहुत तेजी से काम करता हूं। तो तुम कब फ्री हो? कल कैसा रहेगा? उसने जवाब दिया। हालांकि काम था, लेकिन वो इसे मैनेज कर सकती थी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। इसी के साथ उन्होंने अपना कॉल समाप्त कर दिया। सारा अपने काम पर लौट आई, लेकिन वो अपनी उम्मीदों को छिपा नहीं सकी। जब अर्नव ने उसे अपना पहला प्रोजेक्ट दिखाया था, तो उसे उसकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं हुआ था और उसे उम्मीद थी कि नया प्रोजेक्ट बगज़ैपर से बेहतर या कम से कम उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर पहुंचने वाला होगा। एपिसोड 32, बैंग। अर्नव घर लौटा। उसने सारा को जिया ओएस का डेमो दिया था, जिसे देखकर सारा इतनी प्रभावित हुई कि उसने तुरंत अपने फोन का ओएस बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे उसकी सभी क्षमताएं बहुत पसंद आई थीं। दोनों ने इसे जल्द से जल्द रिलीज करने पर सहमति जताई, और चूंकि ओएस, जो एक ऐप के रूप में काम कर रहा था, अभी भी अप्रूवल प्रोसेस में था, उनके पास इसकी मार्केटिंग की तैयारी के लिए समय था। इस बार उन्होंने हर क्षेत्र के इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करके मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, क्योंकि ओएस एक ऐसी चीज थी जो हर फोन या कंप्यूटर मालिक के पास होती है, और अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करने से ओएस की रिलीज की खबर एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचेगी। अपनी कार पार्क करने और घर में घुसने के बाद उसने घर को हमेशा की तरह खाली पाया, क्योंकि उसका छोटा भाई रोहन स्कूल में था। तो वो अपने वर्करूम में चला गया ताकि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI बनाने के अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सके, जो भविष्य में उसके असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा और कमरे का दरवाजा बंद किया, उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को छूती हुई किसी ठंडी नली जैसी चीज को महसूस किया।
उसे लगा कि उसका छोटा भाई रोहन कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मजाक खत्म करने के लिए मुड़ने वाला था, मुड़ने की सोचना भी मत। एक भारी और अनजानी आवाज ने उसके सारे उत्साह को तोड़ दिया और उसके दिल में सिर्फ डर भर दिया। तुम्हें क्या चाहिए? अर्नव ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा, जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, उस आदमी ने कहा। उसका लहजा ठंडा और धमकी भरा था। और वो मुझे अभी चाहिए। अर्नव चौंक गया। वो पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इंडस्ट्रियल जासूसी, तुम्हें यहां किसने भेजा है? उसने अभी भी अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। लेकिन उस आदमी को अर्नव के सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अर्नव के सिर पर बंदूक के पिछले हिस्से से मारा, जिससे उसके सिर से थोड़ा खून बहने लगा। मुझे बगजैपर का सोर्स कोड दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। अर्नव की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि ये मामला गंभीर है। उसे पहले कभी इस तरह से धमकी नहीं दी गई थी और अब उसके सिर से खून भी बह रहा था। वो आदमी अर्नव के एक कदम और करीब आया। बंदूक अभी भी उसके सिर पर तनी हुई थी। अर्नव अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, क्योंकि वो इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे कोड देने का फैसला किया, क्योंकि उसकी जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वो मेरे कंप्यूटर पर है, उसने अपनी वर्क मशीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जताते हुए कि उसे कोड देने के लिए वहां जाना होगा। धीरे धीरे चलो, उसने अर्नव को मशीन की ओर धकेलते हुए कहा और खुद दूरी बनाए रखी, ताकि अगर अर्नव ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसे गोली मार सके। ठीक है, अर्नव धीरे धीरे आगे बढ़ा ताकि मारा न जाए। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब थी। वो अपने वर्कस्टेशन पर गया और उसे खोला और उस फोल्डर में गया जिसमें बगजैपर का पहला वर्जन था, जो मौजूदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, और कई अन्य के साथ लिखा गया था। इसे कहाँ कॉपी करूं? उसने पूछा। यहां, उस आदमी ने उसकी ओर एक छोटा बैग फेंका। अर्नव ने बैग लिया, उसे खोला और हार्ड ड्राइव निकाली। उसने उसे कंप्यूटर से जोड़ा और प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव में कॉपी करना शुरू कर दिया। चूंकि प्रोग्राम बड़ा था, इसे पूरी तरह से कॉपी होने में 10 मिनट से ज्यादा लग गए। हो गया, उसने हार्ड डिस्क को हटाते हुए कहा और अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया ताकि वो हमलावर का चेहरा न देखे और मारा न जाए। तुम्हें पता है ना, अगर ये वो प्रोग्राम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, है ना? उस आदमी ने धमकी भरे लहजे में पूछा। जब अर्नव ने उस आदमी के मुंह से अपने परिवार के बारे में सुना तो वो झटके से खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से घूम पाता, उसे अपने पेट के एक तरफ तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द के साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी, बैंग। अर्नव लड़खड़ाकर आगे बढ़ा और सहारे के लिए अपनी मेज पकड़ ली। उसने अपनी कमर से एक गर्म तरल पदार्थ को नीचे बहते हुए महसूस किया और समझ गया कि उसे गोली मार दी गई है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। मैंने तुम्हें वो दे दिया जो तुम चाहते थे, अर्नव ने दर्द में कहा, अपने बहते खून वाले पेट को ढकते हुए और जागते रहने के लिए संघर्ष करते हुए। मैंने कहा था कोई हरकत मत करना, उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा और अर्नव के हाथों से जमीन पर गिरी हार्ड ड्राइव उठा ली। अब तुमने मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, उस आदमी ने कहा और उसकी आवाज में झुंझलाहट महसूस हो रही थी। कोई अपराध बोध या कुछ भी नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब का आदी हो। अर्नव का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, क्योंकि वो होश में रहने और मारे जाने से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन ये सब व्यर्थ था, क्योंकि उसने देखा कि वो आदमी अपनी बंदूक उठाकर उसके सिर की ओर निशाना लगा रहा है। अजनबी अर्नव के सामने घूमकर आया और उसे ठंडी भावहीन आंखों से नीचे देखा। अर्नव उस आदमी के हाथ में बंदूक देख सकता था और देख सकता था कि उसे फिर से गोली मारी जाने वाली है, जबकि वो होश बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे माफ करना, अर्नव ने अपने माता पिता और भाई के बारे में सोचा और अगली गोली का इंतजार किए बिना ही बेहोश होकर उसकी आंखें बंद हो गईं। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर अर्नव की मां आशा जी घबराहट में एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रही थीं, अपने बेटे की जान के लिए डर रही थीं। वहीं उसके पिता मनीष जी पास की कुर्सी पर बैठे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि अपनी पत्नी को और न डराएं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को खून से लथपथ पाया था, इतना खून कि पूरा कमरा लाल हो गया था। इतना खून देखकर वे लगभग बेहोश ही हो गए थे, ये सोचकर कि वो मर चुका है। उसके पिता सबसे पहले होश में आए और अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश करते हुए एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस बहुत तेजी से आ गई, क्योंकि वे एक लग्जरी इलाके में रहते थे जहां पास में ही एक अस्पताल था। एम्बुलेंस वाले हैरान थे कि वो अभी भी जिंदा था। जमीन पर खून की मात्रा के आधार पर उसे 1 घंटा पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था और उसकी सांसें अभी भी स्थिर थीं। तो वे उसे हैरानी से देखने के बजाय अस्पताल ले गए, क्योंकि अगर वे उसे और देखते रहते तो शायद वो मर जाता। रास्ते में उन्होंने उसे जितना हो सका उतना खून चढ़ाया, ताकि उसके शरीर को फिर से खून से भरा जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। एम्बुलेंस में मशीन की बीप बीप के अलावा अर्नव की मां के रोने की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि वो डर गई थी कि उसका बेटा मरने वाला है।
जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अर्नव को बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत ऑपरेशन रूम में भेज दिया, क्योंकि उन्हें रास्ते में ही उसकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था। और अब वे ऑपरेशन रूम के पास बेंच पर बैठे अपने बेटे के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रोहन अपने माता पिता के साथ था, हालांकि वो घबराया हुआ था क्योंकि उसे मौत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो सबसे शांत था क्योंकि उसके माता पिता के अनुरोध पर नर्सों द्वारा उसे अस्पताल के बच्चों के वार्ड में भेज दिया गया था, जहां उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा जा सकता था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बीप बीप। ऑपरेशन रूम शांत था। लोग अपना काम पूरी गंभीरता से कर रहे थे और एकमात्र आवाज ईसीजी मशीन से आ रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसका लगभग सारा खून बह चुका था? सर्जन ने शरीर के नुकसान का आकलन करने के लिए अंगों की जांच करते हुए पूछा। इमरजेंसी कर्मचारियों ने बताया कि जब उन्होंने उसे पाया तो उसका लगभग सारा खून निकल चुका था। सर्जिकल असिस्टेंट ने जवाब दिया, उसे भी रिपोर्ट पर शक था। तो फिर भारी खून की कमी के कोई लक्षण क्यों नहीं दिख रहे हैं? सर्जन ने बदले में पूछा। हाँ, मुझे भी इस पर शक है, असिस्टेंट सर्जन ने हेड सर्जन की मदद करते हुए जवाब दिया, क्योंकि उन्हें त्वचा के कुछ हिस्सों को अलग करने में समस्या हो रही थी। अर्नव के खून बह जाने पर उसका संदेह इसलिए था क्योंकि वो ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखा रहा था जो समान स्थिति वाले किसी भी व्यक्ति में दिखाई देने चाहिए। उसे हाइपोवॉलेमिक शॉक में होना चाहिए था, क्योंकि बड़ी मात्रा में खून खोने से ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है और शरीर के ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑर्गन फेलियर का भी खतरा था। अगर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त खून नहीं मिलता तो मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंग खराब हो सकते हैं। इससे ऑर्गन फेलियर, स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। लेकिन शरीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मरीज के अंग सामान्य रूप से काम कर रहे थे। दिल में हार्ट अटैक का कोई संकेत नहीं था, न ही उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ था, क्योंकि ये बिना किसी समस्या के उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि अर्नव के शरीर में खून की जगह किसी और चीज ने ले ली थी, जो उसके पिछले डेटा का इस्तेमाल करके शरीर को जरूरी चीजें सप्लाई कर रही थी ताकि वो मर न जाए। यही कारण था कि जब उसके माता पिता 4 घंटे बाद रोहन को स्कूल से लेकर घर आए, तब भी वो जिंदा था। कुछ घंटे पहले अर्नव का शरीर अपने ही खून के गहरे लाल तालाब के बीच में निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। कमरे में मौत की खामोशी और बारूद की हल्की गंध फैली हुई थी। अगर कोई फर्श पर फैले उस भयावह लाल रंग पर ध्यान न दे तो लगेगा जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। लेकिन ये कोई साधारण नींद नहीं थी। जिस व्यक्ति के शरीर से इतना खून बह चुका हो, उसे अब तक मर जाना चाहिए था। उसका दिल हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहिए था। पर अर्नव का शरीर बाहरी दुनिया से बेखबर अंदर ही अंदर एक असंभव चमत्कार को अंजाम दे रहा था। उसका सीना बहुत धीमी गति से ऊपर नीचे हो रहा था, जो इस बात का सबूत था कि वो अभी भी जीवित है। उस शांत शरीर के भीतर, जिन्हें जादुई या दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, वे एक अविश्वसनीय दृश्य देख सकते थे। एक सुनहरा चमकदार तरल उसकी रक्त वाहिकाओं में एक दिव्य नदी की तरह लगातार बह रहा था। ये तरल सूरज की पहली किरण की तरह चमकीला और पिघले हुए सोने जैसा गाढ़ा था। ये उसके दिल तक पहुंचता और वहां से शरीर के हर अंग, हर कोशिका तक जीवन पहुंचा रहा था। खून की खाली होती नलियों से इसे कोई रुकावट नहीं हो रही थी। ये तो जैसे उन खाली रास्तों पर अपना अधिकार जमा रहा था। जिस पल शरीर में खून का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर गया, उस सुनहरे तरल ने तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। वो एक अदृश्य शक्ति की तरह चमक उठा और वो सब कुछ करने लगा जो खून को करना चाहिए था, और शायद उससे भी बेहतर तरीके से। शरीर की बाहरी और भीतरी चोटों की मरम्मत करने से लेकर हर कोशिका तक पोषक तत्व पहुंचाने तक, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने से लेकर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर वापस लाने तक, ये सब उसके लिए ऐसे था जैसे ये कोई आम बात हो, जैसे वो सदियों से यही काम करता आ रहा हो। और जब वो सुनहरा तरल अर्नव को जीवित रखने के लिए अथक परिश्रम कर रहा था, उसके दिल में और दिल पर बने सुनहरे अक्षर, जो किसी प्राचीन भाषा के फ्यू एंड रून्स जैसे दिखते थे, भी धीमी गति से जल उठे। वे एक रहस्यमयी ऊर्जा से धधक रहे थे और अपने आसपास के वातावरण से कुछ अदृश्य शक्ति चूसने लगे थे। ये शक्ति हवा में मौजूद ऊर्जा के कणों की तरह थी, जो उन फ्यू एंड रून्स की ओर खींची चली आ रही थी। जब ये कण इकट्ठा होकर संघनित हुए तो वे भी उसी सुनहरे तरल में बदलने लगे जो अर्नव की रगों में दौड़ रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सुनहरा तरल एक ऐसा काम करने में खर्च हो रहा था जिसके लिए वो मूल रूप से बना नहीं था। उसकी पहली प्राथमिकता शरीर को रूपांतरित करना था, उसे मजबूत बनाना था, न कि खून की जगह लेना। जैसा कि कहते हैं, बिना नुकसान के कोई लाभ नहीं होता, लेकिन अर्नव की स्थिति में नुकसान की भरपाई उसके दिल में मौजूद फ्यू एंड रून्स द्वारा तुरंत की जा रही थी। इसलिए उसे वास्तव में कुछ भी खोना नहीं पड़ रहा था। खून की कमी ने भी अनजाने में उसकी मदद की। इससे दिल को खून पंप करने के दोहरे काम से राहत मिली और वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ सुनहरे तरल को फिर से भरने और पूरे शरीर में घुमाने पर केंद्रित कर सका। एक और अजीब बात यह थी कि गोली अभी भी उसके शरीर के अंदर ही थी। आमतौर पर अगर किसी को इतनी करीबी दूरी से गोली मारी जाती तो गोली मांस और हड्डियों को चीरती हुई कागज की तरह आर पार हो जाती, लेकिन अर्नव के शरीर में यह अभी भी फंसी हुई थी, मांसपेशियों और ऊतकों के बीच कैद।
ये उस सुनहरे तरल के कारण हुआ था जो 3 महीने से ज्यादा समय से उसके शरीर में धीरे धीरे चुपचाप सुधार कर रहा था। ये तरल हर दिन हर पल उसके शरीर को बेहतर और कठोर बनाता जा रहा था। ये सुधार उसके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने, उसकी हड्डियों को स्टील जैसा सख्त करने, उसके अंगों को मजबूत बनाने से लेकर उसकी त्वचा को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और कठोर बनाने तक फैला हुआ था। लेकिन चूंकि ये एक बहुत धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, इसलिए न तो उसके परिवार को और न ही खुद अर्नव को यह एहसास हुआ कि उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव हो रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर, दिल्ली। एक अत्याधुनिक और ठंडे एयर कंडीशनर वाले मीटिंग रूम में गंभीर माहौल छाया हुआ था। सीबीआई हेडक्वार्टर के शीर्ष अधिकारी एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे। मेज पर रखी पानी की बोतलों पर ओस की बूंदें जम गई थीं, जो कमरे के तनावपूर्ण माहौल को दर्शा रही थी। सीबीआई डायरेक्टर विक्रम राठौर और उनके सहायक एक बड़ी स्क्रीन पर वीडियो कॉल के जरिए इस बैठक में शामिल थे। उनका चेहरा सख्त और भावहीन था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी। ऑफिस में फिजिकली स्पेशल एजेंट इंचार्ज एसएसी अभय सिंह, असिस्टेंट स्पेशल एजेंट इंचार्ज एएसएसी नेहा शर्मा और इंटेलिजेंस डिवीजन के स्पेशल एजेंट इंचार्ज कबीर अंसारी मौजूद थे। तीनों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। क्या बात है अभय? तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा था कि ये एक इमरजेंसी है। विक्रम राठौर की भारी आवाज स्पीकरों से गूंजी। उनका लहजा बता रहा था कि उन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए एक दूसरी जरूरी मीटिंग स्थगित करनी पड़ी थी। मेरा समय कीमती है। जी सर, एसएसी अभय सिंह ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे खिसकते हुए जवाब दिया। उनकी आवाज में घबराहट थी। तो आगे बढ़ो, मुझे पूरी जानकारी दो। जी सर, जिन लोगों पर हम फिजिकल निगरानी रख रहे थे उनमें से एक को गोली मार दी गई है और वो गंभीर हालत में अस्पताल में है। राठौर की त्योरियां चढ़ गईं। कौन? और साफ साफ बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। अर्नव सर, बगजैपर का निर्माता, अभय ने सीधे जवाब दिया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राठौर की आंखों में गुस्सा और हैरानी का मिला जुला भाव दिखा। क्या वो हमारी सुरक्षा निगरानी के लक्ष्यों में से एक नहीं था? तो अगर उसे गोली मार दी गई तो मैदान में हमारे एजेंट क्या कर रहे थे? लक्ष्य को गोली लगने से कुछ घंटे पहले ही वे निगरानी ऑपरेशन से हट गए थे सर। राठौर की आवाज अब और भी सख्त हो गई थी। ये एक बड़ी चूक थी सर। हमारी निगरानी का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि जब तक हम बगजैपर प्रोग्राम को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह से लागू नहीं कर लेते, तब तक वो देश छोड़कर न जाए। जब ये काम पूरा हो गया तो हमने एहतियात के तौर पर निगरानी को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद ऑपरेशन को सफल और पूरा माना गया, इसीलिए एजेंटों को हटा लिया गया। लेकिन उनके हटने के कुछ ही घंटों बाद हमें दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट मिली कि अर्नव के घर में सशस्त्र डकैती हुई है। वो एक गहरी सांस लेने के लिए रुका, फिर उसने अपनी बात जारी रखी। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो उन्होंने पाया कि लक्ष्य को गोली मारने के अलावा घर से कुछ भी नहीं लिया गया था। कोई कीमती सामान, कोई पैसा नहीं। ये एक डकैती नहीं थी। इसी के साथ उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की। तो इसमें इतनी अर्जेंसी क्या है? राठौर ने पूछा, क्योंकि उन्हें अभी भी इसे राष्ट्रीय स्तर की इमरजेंसी कहने की जरूरत नहीं दिख रही थी। एक आदमी को गोली लगी है, ये दुखद है, लेकिन ये एक इमरजेंसी क्यों है? सर, हमारी शुरुआती जांच में एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात सामने आई है। एएसएसी नेहा शर्मा ने पहली बार बोला। जिस कमरे में उसे गोली मारी गई वो उसका वर्क रूम था। उसका कंप्यूटर खुला हुआ था और हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। इससे हमें शक होता है कि ये औद्योगिक जासूसी या विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप हो सकता है, जो बगजैपर प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहते थे। अब ये अच्छी बात नहीं है, राठौर ने गंभीरता से कहा और इसके भयानक परिणामों के बारे में सोचने लगे। अगर सोर्स कोड किसी दुश्मन देश के हाथ लग गया तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा आपदा होगी। दिमाग में कोई संदिग्ध है? राठौर ने पूछा। हमें पूरा शक है कि ये किसी चीनी एजेंट का काम है, इंटेलिजेंस डिवीजन के एसएसी कबीर अंसारी ने जवाब दिया। फेसबुक और एनसीएसए वाली घटना के बाद से वे हमारे साइबर स्पेस में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और बगजैपर ने उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो फिर अगर उन्हें वो चीज मिल गई जो वे चाहते थे तो उसे गोली क्यों मारी? वे चुपचाप निकल सकते थे। ऐसा लगता है कि उसने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की होगी या उन्हें पहचान लिया होगा, एएसएसी नेहा शर्मा ने अनुमान लगाया। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उसे कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं मिली थी। रही बात कि उसे सीधे मारने के बजाय पेट में गोली क्यों मारी गई, हमें शक है कि वे हत्या करके बड़ी खुफिया एजेंसियों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते थे। एक घायल व्यक्ति डकैती का शिकार लग सकता है, लेकिन एक लाश हमेशा हत्या लगती है। यही कारण है कि उन्होंने हमारे एजेंटों के उस जगह से हटने का सही समय तक इंतजार किया। ठीक है, उस पर और उसके परिवार पर 24 घंटे नजर रखो। अस्पताल को एक किले में बदल दो और अगर स्थिति में कोई भी बदलाव होता है तो मुझे तुरंत अपडेट करो। मैं इस मामले के बारे में सीधे प्रधानमंत्री को सूचित करूंगा। राठौर ने निर्णायक लहजे में जवाब दिया और वीडियो कॉल समाप्त कर दिया। स्क्रीन काली हो गई और कमरा एक बार फिर शांत हो गया। लगता है कि वो इसका दोष हम पर नहीं डालने वाले हैं, एसएसी अभय सिंह ने एक लंबी राहत की सांस लेते हुए कहा और अपनी टाई ढीली की।
हाँ, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो हमारी खैर नहीं थी, एएसएसी नेहा ने जोड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। वे जानते थे कि तूफान अभी टला नहीं था, बल्कि अभी तो शुरू हुआ था। 10 मिनट बाद सीबीआई डायरेक्टर राठौर को गाड़ियों के एक भारी भरकम काफिले में ले जाते हुए देखा जा सकता था। काले रंग की एसयूवी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर बढ़ रही थीं। उनके सायरन की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। राठौर पिछली सीट पर बैठे थे। उनके चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता थी, लेकिन उनका दिमाग तूफान की गति से चल रहा था। वो प्रधानमंत्री को स्थिति की गंभीरता के बारे में जानकारी देने जा रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री की एक जरूरी मीटिंग खत्म होने का इंतजार करना पड़ा। इंतजार का हर पल उन्हें भारी लग रहा था। जब अंततः उन्हें कमरे में जाने की अनुमति मिली तो उन्होंने प्रधानमंत्री के भव्य ऑफिस में प्रवेश किया। अंदर प्रधानमंत्री विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके साथ विदेश मंत्री एस वर्मा और रक्षा मंत्री राजनाथ पुरी भी मौजूद थे। तीनों के चेहरे पर देश की समस्याओं की चिंता साफ झलक रही थी। राठौर ने उनका अभिवादन किया और बिना किसी भूमिका के सीधे बैठक शुरू की। सर, हमें शक है कि चीन ने बगज़ैपर का सोर्स कोड चुरा लिया है। उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे मुख्य विषय पर बात की। उनकी आवाज में तात्कालिकता थी। उन्होंने ये कैसे किया? रक्षा मंत्री राजनाथ पुरी ने तुरंत पूछा, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनके मंत्रालय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने उसके निर्माता अर्नव के आवास में घुसपैठ की और उसे गोली मार दी। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि उसके वर्क रूम में एक खुले कंप्यूटर के अलावा कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। बाकी सब कुछ सामान्य था, राठौर ने समझाया। सर, अगर उनके पास सोर्स कोड है तो ये हमारे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए एक विनाशकारी खतरा हो सकता है, विदेश मंत्री ने गहरी चिंता में सोचते हुए प्रधानमंत्री से कहा। क्या हमारे पास भी ये सोर्स कोड नहीं है? प्रधानमंत्री ने उत्सुकता से पूछा। नहीं सर, हमारे पास केवल प्रोग्राम है, लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं है, राठौर ने जवाब दिया। तो ये इतना बड़ा खतरा क्यों है? विदेश मंत्री ने पूछा, जो तकनीकी बारीकियों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। सर, हमारी साइबर कमांड की एक विशेषज्ञ टीम ने प्रोग्राम की जांच की थी। इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ पुरी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने पाया कि अगर हमारे पास इसका सोर्स कोड होता तो हम इससे प्रेरणा लेकर एक ऐसा आक्रामक साइबर हथियार बना सकते हैं जिसे किसी भी सिस्टम की कमजोरी खोजने के लिए उसके सोर्स कोड की जरूरत नहीं होगी। ये किसी भी डिजिटल ताले की चाबी बनाने जैसा होगा। ये एक गेम चेंजर है, और अगर हम इसके बारे में सोच सकते हैं तो चीन भी सोच सकता है। चूंकि उनके पास ये पहले से है, हो सकता है कि उन्होंने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया हो। प्रधानमंत्री विक्रम सिंह ने इस विषय को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेते हुए कहा। उनकी आंखों में अब गहरी चिंता थी। जी प्रधानमंत्री जी, अगर वे वास्तव में इसके पीछे हैं तो रक्षा मंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर की ओर देखते हुए जवाब दिया, जैसे पुष्टि कर रहे हों। वे अभी भी सिर्फ संदिग्ध हैं, लेकिन हम जल्द ही इसका पुख्ता सबूत जुटा लेंगे, क्योंकि हम इसकी पूरी गंभीरता से जांच कर रहे हैं, राठौर ने जोड़ा। तो आप क्या सुझाव देते हैं राजनाथ? प्रधानमंत्री ने अपने रक्षा मंत्री से पूछा। हमें भी उस सोर्स कोड पर किसी भी कीमत पर हाथ आजमाना चाहिए और अपना काम शुरू करना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि हम इस नई साइबर दौड़ में पीछे न रह जाएं, रक्षा मंत्री ने दृढ़ता से कहा। क्योंकि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सही से याद हैं तो उस लड़के ने साफ कहा था कि ये उनकी मालिकाना तकनीक है और वे इसे पेटेंट कराने की भी कोई योजना नहीं बना रहे हैं, बेचना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट के विवरण को याद करने की कोशिश करते हुए कहा। हम उनसे इसके लिए पूछ सकते हैं, लेकिन अगर वे मना करते हैं तो हमारे पास उन्हें मजबूर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। ये अब व्यक्तिगत इच्छा का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। उन्हें मजबूर करने के लिए हम किन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने पूछा। उनका लहजा बता रहा था कि वो इस रास्ते पर चलने से हिचकिचा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ पुरी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए और अपने ब्रीफकेस से एक फोल्डर निकाला। फिर उन्होंने इसे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सीबीआई डायरेक्टर को सौंप दिया। लगता है कि आप पहले से ही तैयारी करके आए थे, विदेश मंत्री मुस्कुराए और फोल्डर खोला। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन विकल्पों को पढ़ना शुरू किया जो वे अपना सकते थे, उनके चेहरे पर शिकन आ गई और मुस्कान गायब हो गई। ये आदमी पूरी तरह से पागल है। फाइल पर लिखे कुछ विकल्पों को सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद विदेश मंत्री के दिमाग में यही एकमात्र विचार आ सका, और जितना अधिक उन्होंने पढ़ा वो अपनी परिकल्पना के बारे में उतने ही निश्चित हो गए। इनमें से कुछ विकल्पों के भारी आर्थिक परिणाम हो सकते थे, और अगर सरकार उनमें से कुछ के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती तो देश पर से मुक्त बाजारों और निवेशकों का भरोसा हमेशा के लिए नष्ट हो सकता था। प्रधानमंत्री भी उनसे अलग नहीं सोच रहे थे। वो रक्षा मंत्री को ऐसी तिरछी नजर से देख रहे थे जैसे कह रहे हो, क्या तुम सच में इनमें से कुछ विकल्पों का सुझाव देने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे पता है कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, राजनाथ, प्रधानमंत्री ने फाइल से नजरें हटाकर कहा। उनकी आवाज में व्यंग्य और गुस्सा दोनों था। लेकिन क्या तुम मुझे इसके पहले ही साल में महाभियोग लगवाने की कोशिश कर रहे हो? प्रधानमंत्री की व्यंग्यात्मक टिप्पणी कमरे में भारी सन्नाटे के साथ गूंजी। रक्षा मंत्री राजनाथ पुरी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री की बात सुनी ही ना हो। उन्होंने बस एक शांत नजर से प्रधानमंत्री की ओर देखा, मानो कह रहे हो, सर ये देश की सुरक्षा का सवाल है, व्यक्तिगत पसंद का नहीं।
उस फोल्डर में जो लिखा था वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चौंकाने वाला था। कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग। विषय, गाया टेक्नोलॉजी को उसकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बगज़ैपर जारी करने के लिए मजबूर करना। नीचे कई विकल्प दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल सरकार गाया टेक्नोलॉजी को उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बगज़ैपर सौंपने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकती है। 1. नेशनल सिक्योरिटी लेटर्स NSLS। यह विकल्प CBI जैसी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कंपनी को एक आधिकारिक पत्र जारी करने की अनुमति देता है, जिससे वे बगज़ैपर जैसी जानकारी सरकार को सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाएंगे। 2. कोर्ट का समन सबपीनाज। ये अदालत द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेश हैं जो कंपनी को अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी सहित कुछ विशेष जानकारी कोर्ट या सरकारी एजेंसी को प्रदान करने के लिए मजबूर करेंगे। 3. सर्च वारंट। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कंपनी के ऑफिस या डेटा सेंटर्स जैसी जगहों की तलाशी लेने और जांच के लिए जरूरी किसी भी चीज को जब्त करने की अनुमति देगा, जिसमें बगज़ैपर का सोर्स कोड भी शामिल है। 4. विशेष अदालती आदेश वीजा कोड की तरह। ये विकल्प विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करता है। हम ये तर्क दे सकते हैं कि चीन के पास कोड होने से ये विदेशी खुफिया जानकारी का मामला बन गया है। 5. अनिवार्य लाइसेंसिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इस विकल्प के तहत हम पहले कंपनी पर किसी तरह का दबाव डालकर टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराने के लिए मजबूर करेंगे और फिर राष्ट्रीय हित में किसी तीसरे पक्ष जैसे DRDO को उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दे देंगे, भले ही कंपनी की सहमति न हो। 6. नियामक एजेंसियों रेगुलेटरी बॉडीज की कार्रवाई। सेबी या CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियां कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर सकती हैं। हम उन पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रैक्टिस या सिक्योरिटीज कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा सकते हैं। इन जांचों के हिस्से के रूप में सरकार बगज़ैपर जैसी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी तक पहुंच की मांग कर सकती है। 7. ट्रेड सीक्रेट का मुकदमा। इस विकल्प में सरकार खुद कंपनी पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमा कर सकती है कि उनकी टेक्नोलॉजी किसी सरकारी प्रोजेक्ट से प्रेरित है और उन्हें इसे जारी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। 8. साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हैकिंग। कुछ मामलों में सरकार खुद कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में हैक करके बगज़ैपर या अन्य प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हासिल करने का प्रयास कर सकती है। नोट, ये आमतौर पर अवैध और अनैतिक माना जाता है। 9. पब्लिक प्रेशर। इस विकल्प में सरकारी अधिकारियों द्वारा पब्लिक में बयान देना, मीडिया कवरेज और सहयोगी समूहों के जरिए कंपनी पर अपनी टेक्नोलॉजी देश के नाम करने का दबाव बनाना शामिल है। 10. व्यापार समझौते ट्रेड एग्रीमेंट्स। इस विकल्प में विदेशी कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के लिए सोर्स कोड का खुलासा करने के लिए मजबूर करने के लिए व्यापार समझौतों के प्रावधानों का उपयोग करना शामिल है। 11. अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण एक्विजिशन और नेशनलाइजेशन। ये अंतिम उपाय है। इसमें सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करके कंपनी का अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण कर लेगी ताकि उसकी टेक्नोलॉजी पर पूरा नियंत्रण पाया जा सके। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कुछ विकल्प विवादास्पद हो सकते हैं और उनके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण के उपयोग के भी महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। इस प्रकार हमें कोई भी कदम उठाने से पहले हर विकल्प के जोखिम और लाभों पर सावधानी से विचार करना चाहिए। सिफारिश। इस मामले में हम विकल्प 1 से 6 को आगे बढ़ाने की सलाह देते हैं, जिनमें कानूनी और नियामक कार्रवाइयां शामिल हैं, जिनका समान स्थितियों में उपयोग का एक प्रेसिडेंट मिसाल है। ब्रीफिंग समाप्त। रक्षा मंत्री को गुस्से भरी नजर से देखने के बाद प्रधानमंत्री विक्रम सिंह ने सिर उठाए बिना दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। पढ़ना खत्म करने के बाद उन्होंने पूछा, क्या हमें पहले उनसे इसे खरीदने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? ये सीधा और साफ तरीका है। इस पर सुरक्षा गठबंधन की बातचीत के दौरान चर्चा हुई थी सर, विदेश मंत्री ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने बातचीत के सारे ट्रांसक्रिप्ट पढ़े थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ये उनका एकमात्र मौजूदा प्रोडक्ट है और इसका सोर्स कोड जारी करने से उनकी कंपनी का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। विदेश मंत्री ने आगे कहा, लेकिन सर, क्या ऐसा करने से वे भविष्य में हमारे साथ सहयोग करना बंद नहीं कर देंगे? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ही इसे पब्लिक में जारी करने से पहले हमें सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में सूचित किया था, ताकि जब वे इसे जारी करें तो देश के बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान से बचाया जा सके। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है वर्मा, रक्षा मंत्री ने बीच में टोका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अतीत में हमारे लिए क्या किया। उन्होंने हमें इसलिए सूचित किया क्योंकि इससे उन्हें फायदा होता और वे सरकार की गुड बुक्स में भी रहते। ये कोई एहसान नहीं था, लेकिन इससे दूसरे बड़े बिजनेस और स्टार्टअप्स हमसे सतर्क हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक जायज चिंता व्यक्त की। ये एक गलत संदेश देगा। अगर हम पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें दूसरे व्यवसायों में डर फैलाए बिना इसे सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। उनके पास हर सवाल का जवाब तैयार था। हम इसे एक देशभक्ति का अभियान बना सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, एक टीम बनाएं जो इन सभी विकल्पों पर प्लान तैयार करेगी। मैं चाहता हूं कि हर प्लान को लागू करने पर देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या असर पड़ेगा उसका भी आकलन किया जाए। मैं उस रिपोर्ट के आधार पर ही कोई फैसला करूंगा।
जी सर, रक्षा मंत्री ने खुश महसूस करते हुए जवाब दिया कि प्रधानमंत्री उनकी योजना से सहमत हो गए थे। मैं 1 महीने के भीतर आपको फाइनल रिपोर्ट सौंप दूंगा। इसी के साथ बैठक समाप्त हो गई और वे सभी कमरे से जाने के लिए खड़े हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय से रक्षा मंत्रालय की ओर जा रहे एक मोटरकेड में रक्षा मंत्री राजनाथ पुरी ने अपना एक निजी बर्नर फोन निकाला, एक नंबर डायल किया और कॉल का बटन दबाया। लगभग 8 रिंग के बाद कॉल का जवाब दिया गया। मुझे याद है, मैंने कहा था कि अब इस नंबर से मुझे फोन मत करना। दूसरी तरफ से एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज आई। चिंता मत करो, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मेरे अधीन पूरी भारतीय सेना है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक सिक्योर फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता? उन्होंने ताना मारते हुए पूछा। वैसे भी तुमने मुझे फोन क्यों किया? उस आवाज ने विषय को आगे नहीं बढ़ाया। खुश हो जाओ, प्रधानमंत्री मेरी सिफारिश से सहमत हो गए हैं। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए विकल्प तैयार करने के लिए 1 महीना दिया है। पुरी ने अपनी आवाज में जीत का भाव लाते हुए कहा। यह तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। ऐसा क्या हुआ? आवाज ने आश्चर्य में पूछा। खैर, ऐसा लगता है कि किस्मत हमारी तरफ थी। जब मैं प्रधानमंत्री के साथ था तभी खबर आई कि चीन ने प्रोग्राम चुरा लिया है और उसके बनाने वाले को गोली मार दी है। इस खबर ने मेरे लिए एक ऐसी खिड़की खोल दी जिससे मैं प्रधानमंत्री को उस दिशा में धकेल सका जिधर हम चाहते थे। तो तुम उन्हें रिपोर्ट कब दे रहे हो? मैंने उनसे 1 महीने का समय मांगा है। इसलिए अपनी टीम को कहो कि वे ऐसे प्लान तैयार करें जिन्हें नकारा न जा सके और मैं उन्हें प्रधानमंत्री के सामने पेश करूंगा, पुरी ने कहा। ठीक है, ये हमारे थिंक टैंक के लिए एक ऐसी योजना बनाने के लिए काफी समय है जो उस कंपनी को बर्बाद कर देगी। लेकिन तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो? तुम इसे बस खरीद क्यों नहीं लेते? तुम्हारा परिवार आखिर ऐसा करने के लिए काफी शक्तिशाली है, पुरी ने उत्सुकता से पूछा। खैर, हमने इसे खरीदने की कोशिश की थी, उन्होंने हमें मना कर दिया। इसलिए अब हमें उनके प्रोडक्ट को तबाह करने और उन्हें उनकी औकात दिखाने की जरूरत है। उसके बाद उनके पास इसे हमें सस्ते में बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा, आवाज ने बेरहमी से जवाब दिया। लेकिन अगर तुम उनके प्रोडक्ट को बर्बाद कर दोगे तो तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तुम अपने काम पर ध्यान दो और मैं अपने काम पर ध्यान दूंगा, समझे? आवाज ने गुस्से में कहा और उस पर फोन काट दिया। भाड़ में जाओ। वो फोन को कार की खिड़की पर फेंकते हुए चिल्लाया, जिससे वो उससे टकराया और उसके ड्राइवर और सुरक्षा टीम को चौंका दिया। हालांकि वो गुस्से में था, उसने अपना गुस्सा दिखाना जारी नहीं रखा। वो जानता था कि वो आदमी एक बहुत शक्तिशाली परिवार का सदस्य था जिसने उसके पद के लिए लॉबिंग की थी। जिस पल वो उन्हें नाराज करता वे उसे उसके पद से हटा सकते थे। उसे ये भी शक था कि उसकी सुरक्षा टीम में उनका कोई जासूस था और अगर वो ये दिखाता कि वो उनसे नाराज है तो ये बात उन तक पहुंचा दी जाएगी और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अस्पताल का वीआईपी कमरा। माँ, भैया कब उठेंगे? रोहन ने मासूमियत से पूछा, अर्नव को देखते हुए जो अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए और मशीनों से घिरा हुआ सो रहा था। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द ही उठ जाएंगे बेटा, उसकी माँ ने जवाब दिया। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे क्योंकि वो इस चिंता में ठीक से सो नहीं पा रही थी कि जब वो सो रही होगी तो उसके बेटे को कुछ हो सकता है। वो केवल तभी थोड़ी देर सो पाई जब उसके पति ने उससे वादा किया कि अगर कुछ भी हुआ तो वो उसे तुरंत जगा देगा। लेकिन माँ, जमीन पर उनका थोड़ा सा खून सुनहरा क्यों था? रोहन ने अपनी बाल सुलभ उत्सुकता से पूछा। सुनहरे से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो पुलिस के साथ लौटने के बाद भी सिर्फ लाल रंग ही देखा था, उसने बिना सोचे समझे उसके सवाल का जवाब दिया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपने छोटे बेटे से क्या बात कर रही है। उसने तुरंत विषय बदल दिया। चलो बताओ, तुम डिनर में क्या खाना चाहते हो? उसने उससे पूछा ताकि उसे उस खूनी मंजर को याद करने से विचलित किया जा सके और ये सदमा उसके मन में घर न कर जाए। चिकन, रोहन ने खुशी से जवाब दिया और वो तुरंत भूल गया कि उसने पहले क्या पूछा था। चलो फिर चलकर लेकर आते हैं, उसके पिता मनीष ने बीच में कहा ताकि उनकी पत्नी थोड़ा और आराम कर सके। रोहन ने उत्साह से उछलते हुए जवाब दिया। तुम थोड़ा और आराम करो, मनीष ने अपनी पत्नी की पीठ सहलाते हुए और उसे वीआईपी कमरे में रखे सोफे पर बिठाते हुए कहा। हमें उसकी देखभाल करने के लिए अपनी सबसे अच्छी हालत में रहना होगा। अगर वो उठता है और तुम्हें इस तरह देखता है तो वो खुद को और ज्यादा दोष देगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और आराम करने की कोशिश कर रही है, वो रोहन का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया, जो अपना पसंदीदा खाना खाने के उत्साह में खुशी से कूद रहा था। अर्नव मेहरा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसके अंदर जैसे खून की नई नसें बन रही थीं, एक नया नेटवर्क तैयार हो रहा था। उसे पसीना आ रहा था क्योंकि उसका दिल अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अपग्रेड हो रहा था ताकि वो दोगुना काम कर सके। जब उसके शरीर में सुनहरी नसों का जाल बनना पूरा हुआ तो उसके दिल में मौजूद निशान जैसी आकृतियां हवा में से किसी अनदेखी शक्ति को अपनी ओर खींचने लगी। जब उस शक्ति की जरूरी मात्रा जमा हो गई तो दिल ने उसे एक तरल पदार्थ में बदलकर उन नई सुनहरी नसों में भरना शुरू कर दिया। जब अर्नव के दिल में ये सब चल रहा था तब कमरे में वो अकेला नहीं था। उसका छोटा भाई रोहन अपने प्लेस्टेशन पे गेम खेल रहा था।
वैसे तो उस पर कोई सीधा असर नहीं हो रहा था, लेकिन जिस कमरे में वो था वो उस अनदेखी शक्ति के लिए एक चुंबक की तरह काम कर रहा था। इसलिए रोहन के अंदर भी अनजाने में छोटे छोटे बदलाव हो रहे थे। कमरे में उस शक्ति का जमाव इतना ज्यादा हो गया कि रोहन की आंखों पर भी उसका असर हुआ। एक पल के लिए उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उसे अपने आसपास सब कुछ सोने का दिखने लगा। उसे वो चीजें दिखाई दी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक पलक झपकने जितनी देर के लिए हुआ और फिर उसकी आंखें वापस पहले जैसी हो गईं। वो चौंक गया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए हुआ था, उसने इसे दिमाग का वहम समझकर भुला दिया और वापस अपने गेम में लग गया। यही वजह थी कि जब अर्नव को गोली लगी तो उसकी आंखों को खून के समंदर में वो सुनहरा तरल दिखाई दिया था। उसके शरीर की सुनहरी नसें तुरंत खुद को ठीक करने लगी थीं, जिससे उस सुनहरे तरल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकल पाया और घाव पूरी तरह भर गया। एक रहस्यमयी शक्ति की नजर से, लगता है तुम्हारा छोटा भाई भी अब तुम्हारे साथ इसी खेल में शामिल हो गया है। हा 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 हा, तुम्हारा भविष्य ना देखकर बस तुम्हें ऐसे आगे बढ़ते देखना वाकई बहुत मजेदार है। हा 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 हा। हंसी की गूंज धीरे धीरे दूर होती गई और वो जगह फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गई। जेलेगैट टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर, गुरुग्राम। सारा का हफ्ता बहुत खराब गुजर रहा था। जब से उसे अर्नव के साथ हुए हादसे की खबर मिली थी, वो कल रात से सो नहीं पाई थी। वो कल फैज के साथ उससे मिलने गई थी, लेकिन वो आईसीयू में था, इसलिए वो उससे मिल नहीं सकी और उसे वापस लौटना पड़ा। उसकी चिंता तब थोड़ी कम हुई जब उसे पता चला कि ऑपरेशन सफल रहा और अर्नव की हालत स्थिर है। आज वो अपने डिपार्टमेंट हेड्स के साथ मीटिंग कर रही थी कि आगे कैसे बढ़ना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड ने पूछा, क्या हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए तय किए गए प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं? सारा ने जवाब दिया, हाँ, हम प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। क्या सब कुछ तैयार है? अर्नव ने प्रोडक्ट पहले ही पूरा कर लिया था और गूगल ने उसे मंजूरी भी दे दी थी, जबकि एप्पल में वेरिफिकेशन के आखिरी दौर में था। इसलिए उन्हें इस काम को पूरा करना ही था, ताकि जब अर्नव उठे तो उसके लिए कोई अच्छी खबर हो। मार्केटिंग हेड ने जवाब दिया, जी, जब हमने इन्फ्लुएंसर से संपर्क किया तो वे हैरान हुए, लेकिन तुरंत मान गए क्योंकि हमने उन्हें मुआवजा बहुत अच्छा दिया है। हमने ये भी तय कर लिया है कि वे किस दिन से मार्केटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो मीटिंग दूसरे टॉपिक्स पर आगे बढ़ती रही, इस बात से अनजान कि उन पर एक बड़ा संकट आने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, कहीं अरब सागर में। व्लादिमीर इस समय एक स्मगलिंग बोट पर था जो भारत से बाहर जा रही थी। ये तरीका इसलिए अपनाया गया था ताकि उसे किसी न्यूट्रल पोर्ट से बाहर निकाला जा सके और भारत में सीबीआई की पकड़ से बचाया जा सके। हालांकि उसे भारत के अंदर से ही डिप्लोमैट्स या दूसरे तरीकों से भी निकाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि उसका मिशन इतना जरूरी नहीं था कि उसके लिए उन कीमती साधनों का इस्तेमाल किया जाए। उसने कोड को पहले ही एक सुरक्षित कनेक्शन के जरिए रूस भेज दिया था, इसलिए अगर वो मर भी जाता तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वे उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। लगता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, बधाई हो, पावेल ने कहा, जो एक स्मगलर होने के साथ साथ रूसी इंटेलिजेंस का एजेंट भी था। हाँ, शुक्रिया, व्लादिमीर ने छोटा सा जवाब दिया क्योंकि वो बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तो क्या तुम अपना फील्ड जॉब जारी रखोगे या कुछ और? पावेल ने पूछा, ये दिखाते हुए कि वो बात करना चाहता था। उसे एजेंसी के किसी व्यक्ति से बात किए हुए काफी समय हो गया था, क्योंकि वो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। ये मेरे सुपरवाइजर पर निर्भर करेगा, व्लादिमीर ने फिर छोटा सा जवाब दिया। हाँ, दुआ करना कि तुम्हारा सुपरवाइजर मेरे वाले की तरह बेरहम न हो, उस आदमी ने कहा, यह इशारा करते हुए कि उसके सुपरवाइजर ने उसके साथ कुछ बुरा किया था। पावेल की इस भावना ने व्लादिमीर को उत्सुक कर दिया कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा उसके साथ भी हो सकता था। इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ था? मेरे सुपरवाइजर ने मुझे प्रमोशन के तौर पर यहां स्मगलर बनने के लिए भेज दिया, उसने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। प्रमोशन? अगर ये प्रमोशन था तो तुम पहले क्या करते थे? व्लादिमीर हैरान था, क्योंकि किसी को भी स्मगलर बनने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता था, बल्कि इसका उल्टा होता था। आपको या तो डिमोट किया जाता था या ट्रेनिंग के दूसरे चरण में स्मगलर बनाया जाता था। पावेल ने जवाब दिया, मैंने ज़ेलिम खान यांदरबिएव के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जैसे ही व्लादिमीर ने यह नाम सुना, उसे तुरंत वो घटना याद आ गई, क्योंकि इसने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल मचाई थी। ज़ेलिम खान यांदरबिएव, जो रूस से आजादी चाहने वाले इचकेरिया गणराज्य का पूर्व राष्ट्रपति था, उसकी कतर में हत्या कर दी गई थी। कतरी अधिकारियों ने इस हत्या में एफएसबी की संलिप्तता का आरोप लगाया था और बाद में 2 रूसी इंटेलिजेंस अधिकारियों को उनकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराया गया था। तो अगर तुम यहाँ हो तो गिरफ्तार होने वाले लोग कौन थे? व्लादिमीर ने पूछा, क्योंकि उसने सिर्फ ऑपरेशन के बारे में सुना था और उसे ऑपरेशन की रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ऑपरेशन बहुत बड़ा था, इसलिए हमारे पास सामान्य से ज्यादा लोग थे। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए उनमें से एक अनातोली याब्लोचकोव था, वो मेरी ही टीम में था। समस्या ये है कि हमारी टीम से सिर्फ वही गिरफ्तार हुआ जिससे हमारे सुपरवाइजर को लगा कि हमने उसके रिश्तेदार को खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। पावेल ने ऑपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दिए बिना समझाया।
क्या सिर्फ तुम्हें ही सजा दी गई? व्लादिमीर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए उसने पूछना जारी रखा, जो इस बातचीत की शुरुआत के बिल्कुल विपरीत था। उस टीम का हर सदस्य आज ऐसी जगह पर है जहां वो नहीं होना चाहता। मैं तो उनमें से ज्यादातर से बेहतर जगह पर हूं, उसने पहले की तरह ही जवाब दिया, लंबे वाक्यों में, लेकिन बहुत कम जानकारी के साथ, जो व्लादिमीर को निराश कर रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। हालांकि वो आदमी अपने सुपरवाइजर से नाराज था, लेकिन वो अभी भी रूस के प्रति वफादार था, इसलिए उसने अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के बावजूद ऑपरेशन को गुप्त रखा। चैप्टर 36 जिया ओएस का लॉन्च। लुब्यांका स्क्वायर, मॉस्को सेंटर। एफएसबी हेडक्वार्टर के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वे लोग मिले हुए प्रोग्राम के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए 24/7 काम कर रहे थे। आमतौर पर इस काम को लिस्ट में नीचे धकेल दिया जाता, क्योंकि वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करते थे। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम आया, ऊपर से तुरंत आदेश आ गए और उन्हें अपने सारे काम छोड़कर इस पर काम शुरू करने के लिए मजबूर किया गया। व्लादिमीर के सुपरवाइजर ने पूछा, इसे तोड़ने में कितना समय लगने की उम्मीद है? डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक टेक्नीशियन ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे चुरा लेगा, इसलिए उसने प्रोग्राम में बहुत ज्यादा एन्क्रिप्शन नहीं लगाया है। तो हमारी किस्मत के आधार पर 1 हफ्ते से 1 महीने के बीच कहीं भी लग सकता है। ठीक है, ये कहकर वो चला गया, उन्हें अपना काम करने के लिए छोड़कर। हालांकि वो लगने वाले समय से असंतुष्ट था, लेकिन वो कंप्यूटर को तेजी से काम करवाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तो ऐसी चीज का इंतजार करने में समय क्यों बर्बाद करना, जिसके बारे में उसे काम पूरा होने पर वैसे भी सूचित कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसा शब्द था जिसे इंटरनेट पर हर कोई जानता था। ये आमतौर पर हॉलीवुड फिल्मों में विलन के रूप में दिखाई देता था, जो लेजर और रोबोट के साथ इंसानियत को मिटाने की कोशिश करता था और फिर कोई हीरो उसे एक मजेदार डायलॉग बोलकर रोक देता था। मीडिया की ब्रांडिंग से यह साफ था कि इंसान हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरता और उस पर शक करता आया है। ये लाजमी भी था। आखिरकार वे ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें शरीर की जरूरत नहीं थी, जो हमेशा के लिए जी सकती थीं और सब कुछ जानती थीं। ऐसी चीज को इंसानों की जरूरत क्यों होगी? लेकिन इसने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश करने से नहीं रोका। शतरंज में लोगों को हराने वाले कंप्यूटर से लेकर कई दूसरे खेलों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन सालों में एक लंबा सफर तय किया था। लेकिन ये यहां से कहां जाएगा? खैर, भविष्य का इंतजार छोड़िए, आप इसका अनुभव अभी कर सकते हैं। एक ऐप, जैसा कि लोगों के पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स ने प्रचार किया था, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर आ चुका था। डाउनलोड की तो जैसे बाढ़ आ गई। लॉन्च होने के 7 घंटे बाद ही 10 लाख डाउनलोड्स हो गए, जिसने एक दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स के किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके बाद इसे आजमाने वालों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज की झड़ी लग गई और इससे और ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये हंगामा किस बारे में है। ये ऐप एक दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स के मामले में नंबर 1 पर था और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जल्द ही नीचे आने वाला है। ये किसी कहानी से कम नहीं था। कोई भी ऐप रिलीज होते ही इतना पॉपुलर नहीं होता था। आमतौर पर उसे धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ती थी, फिर रफ्तार पकड़नी होती थी और एक फॉलोइंग बनानी होती थी, तब जाकर वो एक दिन में इतने डाउनलोड्स तक पहुंच पाता था। ये हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करने का असर था, जिसने इसे एक जबरदस्त शुरुआत दी। ये सारी मेहनत बेकार हो जाती अगर ऐप खुद खराब होता और यूजर को उसे इस्तेमाल करते रहने के लिए मजबूर न कर पाता, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। इसने न सिर्फ यूजर को बनाए रखा, बल्कि उन्हें चलता फिरता विज्ञापन बना दिया, क्योंकि वे इसे अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और हर उस व्यक्ति को बता रहे थे जिनके वे इतने करीब थे कि वे चाहते थे कि वे भी वही अनुभव करें जो वे कर रहे थे। जैसा कि कहते हैं, अच्छी मार्केटिंग से कुछ भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस ऐप में पॉपुलर होने के लिए सब कुछ था, अच्छी मार्केटिंग और एक अच्छा प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता हर मिनट बढ़ती जा रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन को 2 गुना तेज बना देगा, एंड्रॉयड और iOS दोनों के साथ काम करेगा। क्या वे हमें उल्लू बना रहे थे और हमें बेवकूफ समझ रहे थे? लेकिन जब लोगों ने इसे आजमाया तो उन्होंने पाया कि दावे वाकई सच थे, क्योंकि ये वही कर रहा था जो इसने विज्ञापन में बताया था और उससे भी कहीं ज्यादा। इसके सामने सिरी और गूगल असिस्टेंट किसी बच्चे की तरह लग रहे थे। JIA टेक्नोलॉजीज हेडक्वार्टर। डाउनलोड का नंबर क्या है? सारा ने मार्केटिंग मैनेजर लीला से पूछा। 20 लाख डाउनलोड्स, जिनमें से ज्यादातर पिछले 3 घंटों में हुए हैं और ये लगातार बढ़ रहा है, लीला ने उत्साह से जवाब दिया। सारा ने सिर हिलाया और पूछा, क्या इन्फ्लुएंसर्स पहले तय हुए समझौते के अनुसार मार्केटिंग जारी रख रहे हैं? हाँ, वे लगभग 1 हफ्ते तक इसे जारी रखेंगे, फिर वे रुक जाएंगे और यूजर्स को इसका इस्तेमाल करने की आदत पड़ने के बाद अपने दोस्तों और परिवार को इसकी सिफारिश करने देंगे। ठीक है, लोगों की प्रतिक्रिया पर नजर बनाए रखो और अगर उम्मीद से कुछ अलग होता है तो मुझे तुरंत सूचित करना। सारा ने चर्चा समाप्त की और अपने काम पर लौट आई, इस बात से खुश होकर कि प्रोग्राम अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तब और गहरी हो गई जब उसे याद आया कि उसने अर्नव से पूछा था कि वो इसे ऐप स्टोर से हटाए जाने से कैसे बचाएगा, जब ये उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाजार एंड्रॉयड और iOS के लिए खतरा बन जाएगा। अर्नव ने समझाया था,
देखो, जब लोग इसे डाउनलोड करेंगे तो ये सिर्फ एक असिस्टेंट और ऑप्टिमाइजर की तरह काम करेगा, ये तुरंत ओएस को रिप्लेस नहीं करेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गूगल और एप्पल इसे तुरंत अपने स्टोर से हटा देंगे और बैन कर देंगे। ये ओएस को तब तक रिप्लेस नहीं करेगा जब तक कि हमारे डाउनलोड्स की संख्या कम से कम 1 अरब यूजर्स तक नहीं पहुंच जाती। तभी हम प्रीमियम वर्जन की घोषणा करेंगे और उन्हें सलाह देंगे कि वे बेहतर ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपने ओएस को जेई या ओएस से बदल दें। वर्चुअल असिस्टेंट उन्हें ध्यान से समझाएगा कि उनका डेटा नहीं खोएगा और उन्हें बस फोन को रीस्टार्ट करना होगा और ये पलक झपकते ही बदल जाएगा। ये प्लान काम करेगा क्योंकि जब तक हम डाउनलोड संख्या के उस स्तर तक पहुंचने का इंतजार करेंगे तब तक लोगों का वर्चुअल असिस्टेंट पर भरोसा और निर्भरता बन जाएगी, जिससे उनके मना करने की संभावना कम हो जाएगी। और जब बड़ी संख्या में लोग अपना ओएस बदलना शुरू करेंगे तो एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां इसे रोक नहीं पाएंगी। हा 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 हा। सारा मुस्कुराई जब उसे याद आया कि अर्नब अपनी सफाई खत्म करने के बाद हंसते हुए किसी विलेन की तरह लग रहा था। लेकिन वो एक विलेन जैसा लग भी रहा था क्योंकि उसकी योजना कंपनियों को इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं छोड़ेगी। अगर उस समय तक वे इसे अपने स्टोर से हटा भी देते तो इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें बस एक वेबसाइट बनानी होगी जहां से लोग इसे डाउनलोड कर सकें, या ऐसा संभव बनाना होगा कि लोग सिर्फ एक इनवाइट लिंक भेजकर दूसरों को इसकी सिफारिश कर सकें और वे इसे पाने से बस एक कमांड दूर होंगे। है ना एक शैतानी प्लान? रिलीज होने के दूसरे हफ्ते तक ऐप के डाउनलोड्स की संख्या अविश्वसनीय रूप से 35.7 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। ये किसी भी ऐप के लिए एक अभूतपूर्व उछाल था और ये लोगों के बीच बातचीत का एक अहम विषय बन गया, जिससे और भी ज्यादा लोगों ने इसके बारे में सुना और इसे डाउनलोड किया। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप था, सफलता की एक कभी न रुकने वाली मशीन, प्रासंगिकता के लिए एक फ्यूजन रिएक्टर और बातचीत के लिए एक डार्क एनर्जी प्रोड्यूसर। गजब। खैर, यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसने मीडिया हाउसेस को इसके बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया और इस तरह कंपनी को मुफ्त में जबरदस्त विज्ञापन मिलने लगा। हा हा हा। लेकिन जब यह सब हो रहा था, उनकी पीठ के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक पक रहा था। गूगल हेडक्वार्टर। बॉब ने पूछा, तुम लोग प्रोग्राम को तोड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हो? बॉब को जीआईए प्रोग्राम कहे जाने वाले इस ऐप की सिक्योरिटी को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। ऊपर से आदेश थे कि वे इसे क्रैक करें और ये जाने कि ये एआई कैसे काम करता है, ताकि वे इसे अपने खुद के एआई में लागू कर सकें। एक आदमी ने जवाब दिया जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसे कई दिनों से 1 घंटे से ज्यादा की चैन की नींद नहीं मिली थी। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक ये भी नहीं समझ पाए हैं कि ये शुरू कहां से होता है, ताकि हम इसे क्रैक करने की कोशिश कर सकें। बॉब ने अपनी हताशा दिखाते हुए कहा, ऊपर वाले लोग मेरा सिर खा रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। बस इस पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाओ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कितने लोगों को लाते हो, बस इसे जल्दी खत्म करो, वरना हम सब मारे जाएंगे, समझे? इसका मतलब था कि आला अधिकारी वास्तव में उस पर कुछ खोजने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे। अफसोस, वे ये नहीं जानते थे कि वे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। आह, बेचारे। यही हाल एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग और हर उस टेक्नोलॉजी कंपनी का था जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। उन्होंने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि जीआईए टेक्नोलॉजी ने उन्हें खरीदने से लेकर उनके कुछ शेयर बेचने या इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। उनकी तरफ से हर चीज के लिए ना थी। ये तब भी हुआ जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने उन्हें लगभग 2,40,000 रुपए करोड़ या उससे भी ज्यादा में खरीदने की पेशकश की, जिससे कई लोग निराश और हताश हो गए थे। ये अकेली चीज नहीं थी जो कंपनी को व्यस्त रखे हुए थी। लीगल डिपार्टमेंट उन सभी ऐप्स को हटाने के लिए दिन रात एक कर रहा था जो उनके प्रोग्राम और उसकी पहचान की नकल कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही ऐप फेमस हुआ, बाजार में लगभग 15 कॉपीकैट्स आ गए। हालांकि उनके पास असली प्रोग्राम जैसा कोई भी फंक्शन नहीं था, लेकिन वे यूजर्स को उनकी तरफ जाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसा होने पर उनका असली प्रोग्राम एक स्कैम जैसा लगने लगता। वे धड़ाधड़ डीएमसीए टेकडाउन नोटिस भेज रहे थे, जैसे कोई मुफ्त में कोई चीज बांट रहा हो। वे काम रोको और बंद करो के कानूनी पत्र इतनी तेजी से भेज रहे थे जितनी तेजी से वे सोच भी नहीं सकते थे। जहां कंपनी में हर कोई प्रोडक्ट की सफलता से खुश था, वहीं सारा उनमें से नहीं थी। वो इस समय लीगल डिपार्टमेंट के सदस्यों के साथ एक पत्र पढ़ रही थी। विषय: फीजा के तहत मालिकाना टेक्नोलॉजी तक अनिवार्य पहुंच का अनुरोध। प्रिय जीआईए टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव, मैं आपको ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूं कि भारत सरकार प्रधानमंत्री विक्रम सिंह के आदेश के तहत आपकी कंपनी की मालिकाना टेक्नोलॉजी, जिसे बगजैपर के नाम से जाना जाता है, तक पहुंच का अनुरोध कर रही है। यह अनुरोध विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम फीजा के अनुसार किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, फीजा एक संघीय कानून है जो भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और विदेशी खुफिया जानकारी के संग्रह को नियंत्रित करता है। सरकार के पास यह मानने का कारण है कि बगजैपर में ऐसी जानकारी हो सकती है जो चल रहे विदेशी खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयासों के लिए प्रासंगिक है।
इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि जीआई टेक्नोलॉजी फीजा के तहत जारी किए गए एक अदालती आदेश का पालन करे, जिसके तहत आपको विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने के उद्देश्यों के लिए अधिकृत सरकारी कर्मियों को बगज़ैपर तक पहुंच प्रदान करनी होगी। हम समझते हैं कि मालिकाना टेक्नोलॉजी की सुरक्षा आपकी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारा मानना है कि बगज़ैपर तक पहुंचने से होने वाले संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ आपकी कंपनी के मालिकाना हितों के लिए संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा हैं। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किसी भी मालिकाना जानकारी की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। कृपया ध्यान दें कि फीजा अदालती आदेश का पालन न करने पर कानूनी दंड और अन्य गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि किसी भी आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आप इस अनुरोध का समय पर पालन करें। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। साभार अर्जुन मेहरा, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय। इनकी टाइमिंग भी क्या खूब है। ठीक अभी जब कंपनी का मालिक बिस्तर पर है और अभी तक होश में भी नहीं आया है, उसने पत्र को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए सोचा। सारा ने पूछा, हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? वकील ने अपने दस्तावेज नीचे रखते हुए कहा, फीजा अदालती आदेश के खिलाफ लड़ने के कुछ संभावित तरीके हैं। पहला, हम अदालत में आदेश को चुनौती दे सकते हैं, ये तर्क देते हुए कि ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सरकार के पास उनकी मालिकाना टेक्नोलॉजी तक पहुंच के अनुरोध को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि ये मुश्किल हो सकता है और हो सकता है कि ये अंततः सफल न हो। उसने आगे कहा, दूसरा तरीका सरकार के साथ बातचीत करना और एक समझौता समाधान तक पहुंचने की कोशिश करना हो सकता है, जो हमारी कंपनी के हितों की रक्षा करे और साथ ही टेक्नोलॉजी तक कुछ स्तर की पहुंच भी प्रदान करे। इसमें पहुंच के दायरे को सीमित करना, सरकार से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाना या कंपनी की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए अन्य उपाय शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अगर वे चाहें तो वे इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब सरकार अपना समय लेने का फैसला करे। प्रधानमंत्री बस तात्कालिकता और अन्य चीजों का हवाला देकर इन सभी कदमों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वकील ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों का मतलब था कि वे केवल तभी लड़ने की कोशिश कर सकते हैं जब सरकार इसकी इजाजत दे। पहले कोर्ट वाला तरीका आजमाओ ताकि हम कुछ समय हासिल कर सकें। सारा ने पहला विकल्प चुना क्योंकि वो जीआईओएस को ओएस एक्सोडस शुरू करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या तक पहुंचाने के लिए समय खरीदना चाहती थी। क्योंकि अगर ये बात पब्लिक हो गई कि सरकार ने उन्हें कुछ छोड़ने के लिए मजबूर किया, तो इसका इस्तेमाल लोगों को पूरी तरह से जीआईओएस पर जाने से रोकने के लिए एक कारण के रूप में किया जा सकता है। एक और कारण था अर्नव के जागने तक का समय हासिल करना ताकि वो खुद फैसला कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सारा से कहा था कि उसकी अनुमति के बिना किसी को भी प्रोग्राम का एक्सेस ना दे और वो भी इसे नहीं देना चाहती थी। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार का हमारे प्रति धैर्य खोने और सब कुछ तहस नहस करने का फैसला करने से पहले वो जाग जाए। सारा ने अर्नव के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की ताकि वो जागकर खुद फैसला कर सके। अध्याय 38, 1 महीने बाद। ब्रेकिंग न्यूज, जीआईए वर्चुअल असिस्टेंट रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा। इस नए वर्चुअल असिस्टेंट के रिलीज हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और इसने पहले ही दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी है। आज कंपनी ने घोषणा की कि उसने दुनिया भर में 100 करोड़ यूजर्स का एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल कर लिया है और ये संख्या अभी भी बढ़ रही है। ये वर्चुअल असिस्टेंट, जिसे सारा के फोन पर न्यूज चैनलों ने घोषणा की कि उनके ऐप ने सिर्फ 1 महीने में 100 करोड़ यूजर्स का मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपनी एक अलग विरासत बना दी है। वे इस समय सरकार के साथ एक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि वे इसे मीडिया में लीक हुए बिना छिपाने में कामयाब रहे थे। 2 हफ्तों में फीजा आदेश के बारे में एक अदालती सत्र होना था, जिसके परिणाम स्वरूप ये बात दुनिया को पता चल जाएगी। लेकिन अब इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे आखिरकार अपने माइग्रेशन को शुरू करने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या तक पहुंच चुके थे। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में डाउनलोड्स तक पहुंचने का कारण मुख्य रूप से शुरुआत में की गई अच्छी मार्केटिंग थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने नए यूजर्स की तेजी से वृद्धि को बढ़ावा दिया। माइनस वो था लोगों का एक दूसरे को बताना, जिसने इस मील के पत्थर को संभव बनाया। अब देखते हैं कि तुम में से कितने लोग पूरी तरह से इस पर आने को तैयार हैं, उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। किसी भी समय उन लोगों को नोटिफिकेशन दिखना शुरू हो जाएगा जो उस वक्त अपने फोन का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं कर रहे थे। ये निश्चित रूप से लोगों को परेशान करने या उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए था जिन्हें इमरजेंसी में फोन की जरूरत हो सकती है। उसे उम्मीद थी कि इस पर आने के लिए भी लोगों में वैसा ही उत्साह होगा जैसा पहली बार डाउनलोड करते समय था। कहीं और एक यूजर, कोई अपने फोन पर चिबी वर्चुअल असिस्टेंट से बात कर रहा था। न्यूकनेच, क्या चाहते हो? हेग्लूमी HQAQ जाजवम, आज मरने के लिए एक अच्छा दिन है। कुनोस के चगमेजाज, हम क्लिंगन हैं, सम्मान के साथ मरना हमारी प्रकृति है। होचॉम, हमला। तभी किसी ने उन्हें बीच में टोक दिया। एक लड़की ने पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह हाय बेबी। उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बधाई दी, जबकि उसे पकड़े जाने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
स्क्रीन पर क्लिंगन कवच पहने हुए चिबी एआई ने गर्व से जवाब दिया, हम अपने क्लिंगन युद्ध के नारों का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमें लड़ाई के लिए तैयार होने में मदद करता है। ओह अच्छा, ये तो दिलचस्प है, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर हंसते हुए जवाब दिया, जो शर्मिंदगी से टमाटर से भी ज्यादा लाल हो रहा था। हाँ, हम अपनी लड़ाई की तैयारियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, चिबी वर्चुअल असिस्टेंट ने फिर से अपने चेहरे पर गर्व के साथ जवाब दिया, जिससे लड़की और लड़का दोनों बेकाबू होकर हंस पड़े। मैं तुम्हें लड़ाई के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, उसने हंसते हुए जवाब दिया। धन्यवाद कपला, वर्चुअल असिस्टेंट ने उसे क्लिंगन सैल्यूट देते हुए जवाब दिया। उस दिन बाद में जब वो आदमी अपने फोन के साथ खेल रहा था तो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। नोटिफिकेशन ने उसे बताया कि वो प्रोग्राम को अपना ऑफिशियल ओएस बनाकर और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन और अन्य फायदे पा सकता है। उस आदमी ने पूछा, मेरे मौजूदा डेटा और सेव की गई फाइलों का क्या होगा? चिबी वर्चुअल असिस्टेंट ने जवाब दिया, आप इसे बिना कुछ खोए नए ओएस में ले जाने का विकल्प चुन सकते हैं। तो फिर कर दो, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। उस आदमी ने चिबी पर अपना भरोसा जताते हुए जवाब दिया। जितने समय से वो इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसने उसे कोई परेशानी नहीं दी थी, इसलिए उसने इस पर भरोसा करने का फैसला किया। ये पूरी दुनिया में हो रहा था, एक ऐसी घटना को जन्म दे रहा था जिसे बाद में महान माइग्रेशन या एक्सोडस के नाम से जाना जाएगा। अस्पताल में सर्जरी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। वो अभी तक क्यों नहीं जागा है? अर्नव की मां आशा मेहरा ने डॉक्टर से पूछा, जो इस समय सो रहे अर्नव का रोजाना का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, ये जानते हुए कि मां अपने बच्चे के लिए चिंतित थी। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी गोली लगने वाले मरीजों को जागने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन हमारे पिछले टेस्ट के परिणामों से पता चला है कि वो ठीक हो रहा है और उसे कोई और समस्या या खराब स्थिति नहीं है। वो जल्द ही जाग जाएगा मैम, थोड़ा धैर्य रखें। डॉक्टर अपना चेकअप खत्म करने के बाद कमरे से चला गया। भले ही वे रोहन की खातिर घर लौट आए थे ताकि उसे अपना सारा समय अस्पताल में उनके साथ न बिताना पड़े, फिर भी जब वो स्कूल में होता था तो वे अपना ज्यादातर समय अस्पताल में ही बिताते थे, इस उम्मीद में कि अर्नव जाग जाएगा और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं सच में उम्मीद करती हूं कि अब उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो, उन्होंने कहा, लेकिन मनीष ने तुरंत उन्हें बीच में टोक दिया। डॉक्टरों पर भरोसा रखो, वे उसे उतना ही बचाना चाहते हैं जितना हम चाहते हैं, क्योंकि वो अब उनका वीवीआईपी मरीज है और इतनी छोटी सी समस्या के लिए उसे खोना उनके लिए एक बुरा पीआर पब्लिक रिलेशन होगा। उसने ये कहा तो, लेकिन वो भी चिंतित था कि शायद उसके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो जाग नहीं रहा है। ये डर इसलिए था क्योंकि जब उसने अपने फोन में असिस्टेंट से पूछा तो उसने बताया था कि मरीज आमतौर पर सर्जरी के उसी हफ्ते में जाग जाते हैं, लेकिन उनका बेटा 1 महीने बाद भी नहीं जागा था। हालांकि उसके न जागने को सामान्य नियम का अपवाद माना जा सकता था, लेकिन उसके न जागने का असली कारण यह था कि वो इस समय अपने दिमाग के अंदर सिस्टम द्वारा बनाए गए एक कमरे में जागा हुआ था। 1 महीना पहले ऑपरेशन रूम, जब वो बेहोश था, सिस्टम ने अचानक उसकी चेतना को कहीं और भेज दिया। ये क्या बकवास है? वो आश्चर्य में चिल्लाया जब उसने खुद को नीली दीवारों से ढके एक कमरे में पाया जिसमें एक बिस्तर, एक कुर्सी और एक डेस्क थी। जैसे ही उसने पूछा, सिस्टम ने उसे शांत करने और घबराने से रोकने के लिए सीधे उसके दिमाग में सारे जवाब अपलोड कर दिए। मैं इस समय सिस्टम द्वारा बनाए गए कमरे के अंदर हूं और उसने मेरी चेतना को इसलिए यहां भेजा है क्योंकि उसे किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में मुझसे एक फैसला करवाना है। उसने सिस्टम द्वारा कही गई बात को दोहराया ताकि वो खुद को यकीन दिला सके, क्योंकि ये स्थिति उसके लिए बहुत अजीब थी। कैसा फैसला? उसने पूछा और तुरंत उसके चेहरे के सामने एक नीली स्क्रीन दिखाई दी जिसमें जवाब था, या यूं कहें कि एक सवाल था। क्या आप रायोनिक हार्ट को अपने सामान्य दिल के साथ मिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहेंगे? अर्नव के सामने जो स्क्रीन थी उसके गायब होते ही तुरंत एक और स्क्रीन सामने आ गई ताकि वो विलय का अंतिम फैसला करने से पहले और ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। नोट: अगर आप विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो रायोनिक माना की नलियां भी आपकी खून की नलियों के साथ मिल जाएंगी। इससे यूजर के शरीर की विशेषताएं स्थायी रूप से बदल जाएंगी और आपका शरीर एक रायोनिक बॉडी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन एक सामान्य शरीर और रायोनिक बॉडी में आखिर फर्क क्या है? उसने अपने मन में पूछा, क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असल में रून्स के बारे में ज्ञान खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त सिस्टम पॉइंट्स एसपी ही नहीं थे। वो जानकारी बहुत महंगी थी। लेकिन इस बार सिस्टम ने कुछ ऐसा किया जिसकी अर्नव को उम्मीद नहीं थी। संबंधित ज्ञान खरीदने के लिए 50 करोड़ एसपी खर्च किए गए और गए मेरे मेहनत से कमाए हुए सारे एसपी। अर्नव ने मन ही मन अफसोस जताया। मुझे इन्हें पाने के लिए बगज़ैपर प्रोग्राम को दुनिया के सामने लाना पड़ा और तुमने मुझसे एक बार पूछे बिना ही उन्हें खर्च कर दिया। अब मुझे और एसपी कमाने के लिए जेआईओएस के रिलीज होने का लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो सिस्टम को और कोसता, जानकारी का एक विशाल सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा जो उसकी सोचने समझने की क्षमता पर भी हावी हो रहा था। ये तब हुआ जब उसकी दिमागी क्षमताओं को सिस्टम और सुनहरे तरल द्वारा पहले ही कई गुना बढ़ाया जा चुका था।
लगभग 1 घंटे तक चले इस इन्फोडंप के बाद वो आखिरकार पूरी तरह से होश में आया और ये समझने लगा कि उसके दिमाग में किस तरह का ज्ञान डाला गया था। पहली चीज जो उसने महसूस की वो ये थी कि सिस्टम ने उसकी सहमति के बिना ज्ञान खरीदने के बदले उसे एक तरह का डिस्काउंट दिया था, क्योंकि आमतौर पर दुकान से इसी ज्ञान को खरीदने में लगभग 100 करोड़ एसपी लगते थे। डिस्काउंट का एक और कारण यह भी था कि सिस्टम ने इस ज्ञान को यूजर के लिए एक सूचित निर्णय लेने के लिए बेहद जरूरी माना था, क्योंकि ये शारीरिक बदलाव स्थायी थे और इन्हें बाद में पलटा नहीं जा सकता था। अब वापस उस ज्ञान पर आते हैं जो उसने इन्फोडंप से सीखा था। हालांकि लगभग 50 करोड़ एसपी खर्च हुए थे, लेकिन इससे केवल रून्स के बारे में शुरुआती बिगनर स्तर का ज्ञान ही खरीदा जा सका था। अच्छी खबर यह थी कि इसमें सभी शुरुआती स्तर के रून्स की जानकारी भी शामिल थी। तो पेश है उस ज्ञान में से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चेतावनी, आगे जानकारी का अंबार है, लेकिन ये कहानी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। रून्स माना को प्रभावित करने या उस तक पहुंचने का एक तरीका है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर उन प्रजातियों द्वारा किया जाता है जिनके शरीर में प्राकृतिक माना हार्ट और माना वेन्स नहीं होते हैं। इसे किसी को भी यूजर के दिल पर रून्स लिखकर और उसे एक रयूनिक हार्ट में बदलकर दिया जा सकता है। एक व्यक्ति किस स्तर के रून्स का उपयोग और समझ सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रयूनिक हार्ट बनाते समय दिल पर किस स्तर के रून्स लिखे गए हैं। रून्स के स्तर का क्रम शुरुआती बिगिनर, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट और उन्नत एडवांस्ड। मौजूदा ज्ञान ने उसे केवल शुरुआती स्तर पर ही जानकारी दी थी। शुरुआती स्तर में रून्स को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, फंडामेंटल रून्स और प्रॉपर्टी रून्स। फंडामेंटल रून्स किसी भी चीज के बुनियादी गुणों पर असर डालते हैं, जैसे कि उसकी मजबूती, वजन, कठोरता या लचीलापन। प्रॉपर्टी रून्स किसी चीज के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कुछ तत्वों, बलों या ऊर्जाओं के प्रति उसका आकर्षण। उदाहरण के लिए एक फायर रून किसी चीज को ज्यादा गर्म जला सकता है या आग के नुकसान से बचा सकता है। एक मैग्नेट रून किसी चीज को धातु की वस्तुओं को आकर्षित या दूर धकेलने वाला बना सकता है। एक लाइट रून किसी चीज को चमका सकता है या अदृश्य बना सकता है। जैसे जैसे रून्स का स्तर बढ़ेगा, इन प्रकारों में भी वृद्धि होगी। शुरुआती स्तर के रून्स का उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति के रयूनिक हार्ट में 100 से लेकर 1000 रून्स तक होने की जरूरत होती है। शरीर में जितनी ज्यादा रयूनिक लाइनें होती हैं, आप उतने ही ज्यादा रून्स सीख सकते हैं, क्योंकि रून्स को समझने में दिमाग को रयूनिक हार्ट के समर्थन की जरूरत होती है। और सिर्फ शुरुआती स्तर में ही 1000 से ज्यादा अलग अलग रयूनिक भाषाएं थीं, जो बेहद जटिल थीं। जहां तक ज्यादा उन्नत रून्स का उपयोग करने की जरूरतों का सवाल है, तो उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि और जानने के लिए उसे इसका ज्ञान अलग से खरीदना होगा। लेकिन जब उसने अपने रयूनिक हार्ट के स्तर को देखा तो उसे बस का निशान दिखाई दिया। इसका मतलब शायद ये था कि उसका स्तर मौजूदा ज्ञान से कहीं ज्यादा था, जिससे वो मन ही मन खुश हो गया। माना क्या है? माना ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो स्थिर और तटस्थ है। इसका मतलब है कि ये समय के साथ तब तक नहीं बदलता जब तक कि कोई बाहरी शक्ति इस पर काम न करे। इसके तटस्थ होने का फायदा यह है कि इसे बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना किसी भी जरूरी रूप में बदला जा सकता है। रयूनिक बॉडी रूनिक जादू की प्राचीन कला का अभ्यास करने वालों के लिए एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित उपहार है। इस शरीर पर जटिल और चमकते हुए रून्स अंकित होते हैं, जो जादुई ऊर्जा से धड़कते रहते हैं। ये धारक को रूनिक भाषा के रहस्यों को समझने में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जिनके पास रयूनिक बॉडी होती है, वे अस्तित्व में मौजूद सभी रून्स को दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से समझ सकते हैं, जिससे वे सबसे जटिल रूनिक मंत्रों पर भी आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन रयूनिक बॉडी की असली शक्ति इंटेंट रून्स का उपयोग करने की क्षमता में निहित है। इंटेंट रून्स एक विशेष प्रकार के रून होते हैं जो यूजर को अपने मंत्रों में एक विशिष्ट इरादा डालने की अनुमति देते हैं, जिससे उन्हें अपने जादू के प्रभावों पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। उदाहरण के लिए, जलाने लेकिन नष्ट न करने के इरादे से भरा एक फायर रून किसी दुश्मन को बिना मारे उसे सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसा मंत्र बनाने के लिए बड़ी संख्या में अलग अलग रून्स की जरूरत होगी, जैसे कि फायर रून, प्रिजर्वेशन रून, कंटेनमेंट रून और भी बहुत कुछ, जिनमें से हर एक को वांछित प्रभाव पाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार और व्यवस्थित करना पड़ता है। लेकिन एक रयूनिक बॉडी के साथ यूजर बस बुनियादी रून्स को अंकित कर सकता है और उन्हें अपने इरादे से भर सकता है, जिससे वो बहुत कम प्रयास में वही प्रभाव प्राप्त कर सकता है। हालांकि इन फायदों के साथ ये भी जानना जरूरी था कि इंटेंट रून सीखना एक सामान्य व्यक्ति के लिए साधारण रून सीखने से भी ज्यादा कठिन था। लेकिन जो असाधारण फायदे उसे मिलने वाले थे, उनके लिए ये हर मुश्किल के बावजूद सीखने लायक था। सारी जानकारी पढ़ने और समझने के बाद उसने स्क्रीन पर मौजूद विकल्प को चुना और स्क्रीन तुरंत गायब हो गई, जिसके बाद एक और स्क्रीन सामने आई। क्या आप प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोकर जागना चाहते हैं या यहीं इस खाली जगह में रहना चाहते हैं? सोकर जागना, यहीं रहना। यहीं रहने से मुझे जो कुछ भी हुआ है और भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में शांति से सोचने के लिए कुछ समय मिलेगा। ये सोचकर उसने यहीं रहना बटन दबाया। इसके साथ ही उसे उस खाली जगह में अकेला छोड़ दिया गया और बिना किसी के परेशान किए उसने अपनी भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। कृपया जांच करके बताएं कि क्या अब स्पीकर काम कर रहा है।
जैसे ही अर्नव ने अपनी सहमति के प्रतीक के रूप में स्क्रीन पर चमकते हाँ बटन को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये किसी बिजली के झटके जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे ठंडे पानी के तालाब में अचानक किसी ने गर्म पानी की एक शक्तिशाली धारा छोड़ दी हो। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद कर गया, समय मानो थम सा गया, और फिर अगली ही धड़कन के साथ वो एक मंद सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। ये रोशनी उसकी त्वचा के नीचे से फूट रही थी, जैसे उसके सीने में एक छोटा सा सूरज उगाया हो। ये एक स्पष्ट संकेत था कि विलय की प्रक्रिया, उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए बदलने वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में मौजूद सुनहरी माना की नलियां भी उस आंतरिक सूरज की किरणों की तरह चमकने लगी। वे अपनी पूर्व निर्धारित राह पर धीरे धीरे उसकी खून की लाल नलियों की ओर बढ़ने लगीं। ये प्रक्रिया किसी आक्रामक आक्रमण जैसी नहीं, बल्कि दो पुराने दोस्तों के मिलने जैसी थी। उन्हें खून की नलियों तक पहुंचने में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब सिस्टम ने उन्हें बनाया था तो उन्हें किसी माहिर वास्तुकार की तरह बहुत सटीकता से खून की नलियों के समानांतर ही स्थापित किया था। इस सटीक बनावट के कारण खून की नलियों और माना की नलियों की लंबाई और संरचना लगभग एक समान थी, जिससे विलय बिना किसी जटिलता या दर्द के बहुत आसानी से संपन्न हो गया। अर्नव को बस एक हल्की गुदगुदी और अपने पूरे शरीर में ऊर्जा के एक नए प्रवाह का एहसास हुआ। जैसे ही दोनों प्रणालियां एक हुईं, अर्नव का दिल सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से किसी ड्रम की थाप की तरह धड़कने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब एक ही एकीकृत नली में धकेलने के लिए तरल की मात्रा, रक्त और माना अचानक दोगुनी हो गई थी। लेकिन ये तेज धड़कन केवल कुछ पलों के लिए थी। उसके दिल पर अंकित रहस्यमयी रून्स, जो अब तक शांत थे, भी जागृत हो गए। वे हिलने लगे और अपनी व्यवस्था को बदलने लगे, जैसे कोई प्राचीन पहेली खुद को सुलझा रही हो। वे धीरे धीरे दिल की मांसपेशियों के साथ पूरी तरह से विलीन हो गए, जिससे उसकी संरचना स्थायी रूप से बदल गई। इस विलय के बाद उसका दिल किसी कलाकृति जैसा दिखने लगा। उसकी सतह पर किसी जेब्रा की धारियों की तरह पैटर्न उभर आए, लेकिन ये धारियां सुनहरे और गहरे लाल रंग की थीं, जो हर धड़कन के साथ स्पंदित होती थीं। आमतौर पर जब आप सुनहरे और लाल तरल पदार्थ मिलाते हैं तो परिणाम नारंगी या मैले भूरे रंग का हो जाता है। लेकिन यहाँ सुनहरा तरल कोई साधारण पदार्थ नहीं, बल्कि शुद्ध माना था, जीवन और ऊर्जा का सार। अपनी शक्तिशाली और शुद्ध प्रकृति के कारण ये खून के लाल रंग पर हावी हो गया, जिससे पूरे शरीर में बहने वाला नया एकीकृत तरल पहले की तरह ही चमकदार सुनहरे रंग का हो गया। हालांकि ये सुनहरा रंग एक रहस्य था जो केवल विशेष आंखों के लिए था। ये केवल उन लोगों को दिखाई दे सकता था जिनके पास जादुई दृष्टि जैसी कोई विशेष क्षमता हो। सामान्य आंखों वाले किसी भी डॉक्टर या व्यक्ति को यह हमेशा की तरह गहरा लाल ही दिखाई देता, जिससे उसका रहस्य सुरक्षित रहता। जैसे ही इस नए रयून माना रक्त का मिश्रण पूरा हुआ, उसके पूरे शरीर में अविश्वसनीय बदलावों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। उसके आंतरिक अंग एक एक करके एक धीमी सौम्य रोशनी से चमकने लगे, क्योंकि ये शक्तिशाली तरल उनमें प्रवाहित होने लगा। वे भी उसके दिल की तरह सुनहरे लाल धारियों वाले हो गए, बस उनकी चमक थोड़ी धीमी और शांत थी, जैसे रात में जलते दिए। उसकी मांसपेशियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगी। उनमें मौजूद रोजाना खेलने कूदने से हुई सूक्ष्म चोटें और खिंचाव खुद ब खुद ठीक होने लगे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके भीतर एक अदृश्य मरहम लगाने वाला काम कर रहा हो। यहाँ तक कि उसकी त्वचा पर मौजूद पुराने निशान भी, जैसे घुटने पर बचपन में साइकिल से गिरने का निशान और कोहनी पर एक गहरा खरोच का दाग, धीरे धीरे मिटने लगे। त्वचा चिकनी और बेदाग होती गई, जैसे वे कभी थे ही नहीं। शरीर में ये चमत्कारी बदलाव उस 1 महीने की लंबी अवधि में हुए, जिसमें बाहरी दुनिया की नजर में वो अस्पताल के बिस्तर पर गहरी शांत नींद में सो रहा था। सिस्टम द्वारा बनाए गए मानसिक कमरे में बदलाव शुरू होने के ठीक बाद अर्नव उस शांत अनंत सफेद जगह में बैठकर सोचने लगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। यह आत्मविश्लेषण का समय था। लगता है मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक सामान्य लड़के की तरह जीने की आदत के कारण अपनी सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये उसकी सबसे पहली और बड़ी गलती थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ हफ्ते पहले वो रात में देर से घर लौटा था, कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी ही दुनिया में मग्न। तब उसे अपनी नई दौलत के कारण अजेय होने का झूठा एहसास था। अब उस याद पर उसे शर्मिंदगी हो रही थी। चूंकि वो कुछ ही दिनों में अचानक बहुत अमीर बन गया था, उसकी मानसिकता अभी तक खतरों को भांपने और एक अमीर व्यक्ति की तरह सोचने के लिए तैयार नहीं हुई थी। और इससे पहले कि वो इस नई सच्चाई को पूरी तरह समझ पाता, उस पर जानलेवा हमला हो गया, जिसने उसे उसकी मूर्खता का क्रूरता से एहसास दिलाया। सिस्टम की दुकान से खरीदी गई पहली और सबसे सस्ती चीजों में से एक ने कुछ लोगों को लगभग मुझे मारने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आया जब उसने बगज़ैपर प्रोग्राम खरीदा था। उसने उसे सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि वो सस्ता था और कोडिंग के उसी क्षेत्र में था जिसे वो स्कूल से निकाले जाने से पहले सीख रहा था। लेकिन सिस्टम की नजर में जो चीज बेकार थी, इस दुनिया के लोगों के लिए वो एक अत्यंत शक्तिशाली टूल था, एक ऐसा खजाना जिसे सिर्फ एक बच्चे के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता था। ये किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उसने इसे चुराने के लिए एक पेशेवर हत्यारे को भेजा, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना कोई सुराग छोड़े काम खत्म कर दे। वो कौन हो सकता है? उसने खुद से पूछा और मन ही मन संभावित संदिग्धों की एक लंबी सूची बनाने लगा।
सभी बड़ी सिक्योरिटी कंपनियां जैसे साइबर सेफ या एजिस डिफेंस संदिग्ध मानी जानी चाहिए। वे देश जिन्हें प्रोग्राम के पब्लिक रिलीज से पहले एक्सेस नहीं मिला, वे भी इसे चाहेंगे। या कोई भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो ये जानता हो कि मैं इस प्रोग्राम का असली निर्माता हूं और इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथों में चाहता है। जब उसने संदिग्धों की सूची बनाना समाप्त किया तो उसे एहसास हुआ कि इस तरह सोचने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि संदिग्धों की संख्या उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। तो मैं भविष्य में इसे दोबारा होने से कैसे रोकूं? उसने खुद से पूछा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीखे। लगता है अस्पताल से निकलने के बाद मुझे सबसे पहले एक भरोसेमंद सिक्योरिटी कंपनी खरीदनी होगी जो सिर्फ मेरे प्रति वफादार हो। मुझे अपना घर भी बदलना होगा, शायद शहर से दूर एक एकांत हवेली जहां बिना किसी कठिनाई के एक मजबूत पेरीमीटर सिक्योरिटी, ऊंची दीवारें, लेजर ग्रिड और निगरानी ड्रोन स्थापित की जा सके। इन विचारों को शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हुए उसने एक विस्तृत योजना बनाना शुरू कर दिया। जहां तक बाकी उपायों का सवाल है, उनके बारे में फैसला करने के लिए मुझे पहले जागना होगा और मौजूदा स्थिति की जानकारी हासिल करनी होगी। इसके साथ ही उसने सिस्टम द्वारा उसके लिए बनाए गए आरामदायक बिस्तर पर सोने का फैसला किया। उसने उस मानसिक कमरे को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपना समय वहां अपनी अन्य भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते हुए बिताना चाहता था। वो सिस्टम द्वारा उसके शरीर में किए जा रहे संशोधनों के खत्म होने का इंतजार करते हुए सिर्फ सोकर इस कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था, ताकि जब वो जागे तो पूरी तरह तैयार होकर अस्पताल छोड़ सके। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अर्नव का शारीरिक अपग्रेड अपने अंतिम चरण में था, क्योंकि अब केवल एक सबसे महत्वपूर्ण अंग, उसका मस्तिष्क बचा था। आप 5 मिनट में ब्रेन अपग्रेड की प्रक्रिया के लिए एक प्रेरित कोमा, इंड्यूस्ड कोमा में प्रवेश करेंगे। इसके लिए उसका कोमा में होना बेहद जरूरी था, क्योंकि जागते समय ब्रेन को अपग्रेड करना वैसा ही था जैसे किसी चालू कंप्यूटर के प्रोसेसर को अपग्रेड करने की कोशिश करना। यह तबाही का नुस्खा था और इसका परिणाम लगभग निश्चित मौत होता। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और 5 मिनट खत्म होने का इंतजार करने लगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। काउंटडाउन खत्म होते ही उसने अपनी चेतना खो दी और सुनहरा तरल उसके मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया बहुत अलग और ज्यादा नाजुक तरीके से की गई। जैसे ही रयून माना रक्त मस्तिष्क के पास पहुंचा, ये तुरंत वाष्प बन गया, एक सुनहरी ऊर्जावान गैस में बदल गया और मस्तिष्क के चारों ओर जमा होने लगा, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरा चमकता हुआ बादल बन गया। ये बादल किसी दिव्य प्रभामंडल जैसा लग रहा था। बादल का घनत्व लगातार बढ़ता रहा, जबकि वाष्पीकृत हो रहे रयून माना रक्त की भरपाई उसका नया रयूनिक हार्ट लगातार कर रहा था। ये ऊर्जा अन्य अंगों के अपग्रेड में इस्तेमाल हुई सामान्य मात्रा से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो रही थी। ये सुनहरा बादल किसी कुशल सर्जन की तरह बहुत धीरे धीरे और सावधानी से मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा था। सिस्टम को मस्तिष्क को कोई भी नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अत्यंत सावधान रहने की जरूरत थी। सुनहरे बादल को छोटी छोटी लयबद्ध लहरों के पैटर्न में मस्तिष्क में प्रवेश कराया गया। ये हर उस हिस्से को बढ़ाता गया जिससे ये गुजरा, न्यूरॉन्स को मजबूत करता, सिनैप्स के बीच नए संबंध बनाता, जबकि अपनी ऊर्जा खोता गया। और जब तक लहर मस्तिष्क के केंद्र तक पहुंची, उसने अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग करते हुए उस हिस्से को भी अपग्रेड कर दिया। इसके बाद एक और सुनहरी लहर ने वही काम किया, फिर एक और, फिर एक और एक और। ये एक सतत और गहन प्रक्रिया थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि सिस्टम की किसी भी गलती के कारण मालिक एक साइकोपैथ या सामूहिक हत्यारा न बन जाए। मस्तिष्क में धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सुधार किए जा रहे थे। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहनी थी जब तक कि सुनहरा बादल पूरी तरह से खत्म न हो जाए। जहां तक उसे इस अपग्रेड से क्या सुधार मिले, ये तो हम सब उसके जागने के बाद ही जान पाएंगे। लेकिन एक बात तय थी, जो लड़का अस्पताल में भर्ती हुआ था वो कभी भी वही लड़का नहीं होगा जो बाहर निकलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। वीडियो डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को पेशेवर सलाह, मार्गदर्शन या कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ये वीडियो 18 जोड़ सामग्री से युक्त हो सकता है, जो केवल परिपक्व और जिम्मेदार दर्शकों के लिए है। यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। कोई भी निर्णय लेने या कोई कार्रवाई करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि आप किसी अनुभवी विशेषज्ञ या पेशेवर से सलाह लें। इस वीडियो में व्यक्त किए गए विचार केवल निर्माता के हैं और किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं हैं। देखने के लिए धन्यवाद।